हेलो एवरीवन, वेलकम टू नायरा स्टडी। अब आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी स्टडी को बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज के वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं जो आपका सब्जेक्ट साइंस हो जाता है, इसके जितने भी क्वेश्चंस हैं यानी 2016 से 2023 तक के सभी क्वेश्चंस को हम एक ही क्लास में कंप्लीट करेंगे। यानी कि ये आपका फास्ट रिवीजन होगा और आपके रिवीजन के टाइम आपको बहुत ज़्यादा हेल्प कराएगा। सो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा और हो सके अगर सेशन अच्छा लगे तो एक लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। तो चलते हैं फ्रेंड्स, देख लेते हैं। सबसे पहले 2016 के क्वेश्चन हो जाते हैं। हरित लवण रहित पौधे का समूह है शैवाल, कवक, अनावृत, बीजी या उपयुक्त सभी। तो इसमें आपका जो आंसर हो जाता है वो कवक हो जाता है। किसी वस्तु द्वारा प्रति सेकंड किए गए कंपनों की संख्या को कहते हैं। तो आवर्तकाल कहते हैं, आयाम कहते हैं, आवृत्ति कहते हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपका आंसर आवृत्ति हो जाता है, यानी कि सा ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है। वायु दाब आरोपित करती है किस पर? तो केवल ऊपर की दिशा में, केवल नीचे की दिशा में, चारों दिशाओं में, या किसी दिशा में नहीं। तो आंसर की तरफ चलते हैं। आंसर है चारों दिशाओं में, यानी कि सा ऑप्शन आपका राइट है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हो जाता है आपका, निम्नलिखित में से एसिटिलीन का रासायनिक सूत्र है। तो एसिटिलीन का रासायनिक सूत्र आपको पता है C2H2, और ये कहाँ पे है? तो 4 ऑप्शन यानी कि द ऑप्शन में है। इस तरह से द ऑप्शन आपका राइट है। जब वस्तु अवतल दर्पण के मुख्य फोकस एवं वक्रता केंद्र के मध्य रखी हो तो प्रतिबिंब बनेगा। तो बनता है उल्टा, वास्तविक एवं वस्तु से बड़ा बनता है, यानी कि ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। ठीक है। कुछ चीज़ें मिसप्रिंट होती हैं तो उस पर आप लोग देख लिया कीजिए कि ऐसा हो जाता है ना मिसप्रिंट की वजह से। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे 2017 के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं और आप लोगों को पता है 2017 में 2 बार पेपर हुए थे, तो दोनों पेपर सॉल्व करेंगे। जो प्रथम बार आया था उसको भी और जो द्वितीय बार में आया था उसको भी सॉल्व करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन 2017 का हो जाता है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में अक्रिस्टलीय कार्बन के अपर रूप हैं। तो अक्रिस्टलीय पूछ रहा है, यहाँ पे क्रिस्टलीय नहीं पूछ रहा है। ठीक है। तो जो क्रिस्टलीय होता है वो क्या होता है? वो व्यवस्थित होता है, जैसे हीरा हो जाता है, फुलरीन हो जाता है, ग्रेफाइट हो जाता है। अगर इनका कहीं पे नाम आता है तो वो क्रिस्टलीय हैं, यानी वो व्यवस्थित हैं और जिनको हम देख सकते हैं कि वो व्यवस्थित हैं। लेकिन यहाँ पे सुगर चारकोल ये हो जाता है तो ये आपका क्या है? अक्रिस्टलीय में आता है। तो इस तरह का क्वेश्चन आता ज़रूर है, क्रिस्टलीय आ जाए या अक्रिस्टलीय आ जाए। आपको पता है क्रिस्टलीय, ग्रेफाइट, हीरा, फुलरीन है, और इसमें से अगर कोई चीज़ क्रिस्टलीय पूछ लेते हैं, इसमें तीनों में से कुछ पूछ लेते हैं तो आप लिख देंगे, और अगर अक्रिस्टलीय पूछ ले, इनको तीनों को हटा के और जो हो वो आपका अक्रिस्टलीय में हो गया। अनुप्रस्थ तरंगों में 2 सुरंगों के बीच की दूरी होती है। तो आयाम या अर्ध आयाम या तरंग दैर्घ्य या अर्ध तरंग दैर्घ्य। तो तरंग दैर्घ्य हो जाती है। डॉक्टरी थर्मामीटर में ताप मापने का विभाजन स्केल होता है। तो 0 डिग्री से 100 डिग्री सेल्सियस, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट से 212 डिग्री सेल्सियस, या 95 डिग्री फ़ारेनहाइट से 110 डिग्री फ़ारेनहाइट, या 0 डिग्री आर से 80 डिग्री आर तक। तो आपका सा ऑप्शन राइट है, यानी 95 डिग्री फ़ारेनहाइट से 110 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये आपका हो जाता है। उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, पेचिश नामक बीमारी में निम्नवत में से कौन सा सूक्ष्मजीव उत्तरदायी है? तो फ्लेवी वायरस, निमोटोड, कृमि, ईस्ट, एंड अमीबा हिस्टोलिटिका। तो आपको आंसर पता ही है, एंड अमीबा हिस्टोलिटिका, ये इसका आंसर राइट हो जाता है। उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किसी वस्तु को जल में पूर्णतः डूबने पर उस पर लगने वाला उत्प्लावन बल बराबर वस्तु का भार, अतः वस्तु में जल में डूब जाएगी, या वस्तु सतह पर तैरेगी, या वस्तु जल में कुछ डूबी तैरेगी, या वह सतह के नीचे पूरी डूबती रहेगी। तो वस्तु सतह पर तैरेगी, यानी कि बा ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। ठीक है। तो आपको पता है 5 ही क्वेश्चन होते हैं। अब यहाँ पे देखिए, दोबारा जो दूसरी बार 2017 में हुआ था तो पेपर हुआ था, तो उसको भी देख लेते हैं, क्योंकि जितने ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, जितने आप प्रीवियस ईयर लगाएंगे, उतना ही अच्छा है आप लोगों के लिए। और आपको पता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और खूब भर भर के पूछे जाते हैं। अगर प्रीवियस ईयर आपका कंप्लीट है तो आपका 50 से 70% तक तो आपका ऐसे पेपर सॉल्व हो जाता है। प्लस जो बचता है वो आप लोग जो तैयारी कर रहे हैं काफ़ी टाइम से, उससे आपको मिल जाती हैं चीज़ें। ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन आपका हो जाता है जो आपका
2017 का सेकंड बार आया था। ऊष्माधारिता का मात्रक है, तो ऊष्माधारिता का क्या मात्रक है? कैलोरी है, या कैलोरी प्रति मीटर है, या जूल प्रति सेकेंड है, या आपका हो जाता है किलोग्राम प्रति मीटर। तो इसमें आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है वही राइट रहेगा, यानी ऊष्माधारिता का मात्रक कैलोरी हो जाता है। उसके बाद है कंडुआ रोग लगता है, किस में लगता है? नींबू में लगता है, आलू में लगता है, या आपका हो जाता है गेहूं में या लौकी में? तो गेहूं में लगता है। और उसके बाद आपका हो जाता है प्रतिजन निम्नलिखित रुधिर कणिका की भित्ति पर चिपकी होती है, तो प्लाज्मा पर, श्वेत रुधिर कणिका पर, प्लेटलेट्स पर, या लाल रुधिर कणिका पर? तो इसमें लाल रुधिर कणिका ये राइट आंसर हो जाता है। एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले अभिलंबवत बल को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो ऊर्जा, दाब, कार्य, आवेश। तो दाब कहते हैं, ठीक है। चीनी उद्योग में गन्ने के रस को रंगहीन करने में प्रयुक्त होता है, क्या प्रयुक्त होता है? तो लकड़ी का कोयला, सुगर चारकोल, जंतु चारकोल, लैंप ब्लैक। तो आपका जंतु चारकोल ये हो जाता है। उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलते हैं 2018 के क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन आपका हो जाता है, घड़े में रखा पानी किस विधि के द्वारा ठंडा हो जाता है? तो संवहन द्वारा, चालन द्वारा, क्वथन द्वारा, वाष्पन द्वारा। तो आंसर आपका वाष्पन रहेगा, दा ऑप्शन। एजुसेट क्या है? तो आपको पता है कि शैक्षिक उपग्रह है, तो इसमें आपका बा ऑप्शन राइट हो जाता है। पत्ती में पाया जाने वाला रंध्र स्थित होता है, तो ऊपरी सतह पर, निचली सतह पर, डंठल पर, पर्णाधार पर। तो आपको हम बता देते हैं, आप लोग इसको गूगल भी कर लीजिएगा, क्योंकि पत्ती में जो रंध्र पाया जाता है ऊपरी सतह पर और निचली सतह दोनों पर पाया जाता है। तो आप लोग इसको क्लियर कर लीजिएगा, आप अपने स्तर से इसको देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आपका क्वेश्चन हो जाता है, दाब अधिक होता है तो बैठने पर, एक पैर से खड़े होने पर, दो पैर से खड़ा होना पर, लेटने पर। तो आपका हो जाता है एक पैर से खड़े होने पर। निम्नलिखित में से किसमें कार्बन नहीं पाया जाता है? तो रोटी, चीनी, नमक, कोयला। तो इसमें नमक हो जाता है, इसमें कार्बन नहीं पाया जाता है। हमको नेगेटिव के साथ जाना है, ठीक है ना। उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 2019 के क्वेश्चन है, इनको भी कंप्लीट कर लेते हैं। क्वेश्चन आपका हो जाता है, हरित लवक पाया जाता है जंतु कोशिका में, कवक में, विषाणु में, वनस्पति कोशिका में। तो इसमें वनस्पति कोशिका हो जाती है। टेलीफोन का आविष्कार, यानी आविष्कार किसने किया था, या आविष्कारक कौन है? तो ग्राहम बेल, न्यूटन, आर्किमिडीज, सेमुअल मोर्स। तो ग्राहम बेल हो जाते हैं। कार्बन का क्रिस्टलीय रूप देखिए, यहाँ पे पूछ लिया, क्रिस्टलीय रूप पूछ लिया। तो देखिए हीरा, फुलरीन ये बताया था ना, तो यहाँ पे देखिए हीरा आ गया, तो यानी आपका यही हो गया, ये आंसर आपका राइट हो गया। तो देखिए क्रिस्टलीय ज़रूर पूछा जाता है। द्रव्य के गैस में बदलने की क्रिया को कहते हैं, तो गलनांक, हिमांक, वाष्पीकरण, संघनन क्या कहते हैं? तो आंसर आपका हो जाता है वाष्पीकरण। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चना मटर की जड़ों की गांठों में पाया जाने वाला जीवाणु है राइजोबियम, क्लास्ट्रीडियम, एजोटोबैक्टर, लैक्टोबैसिलस। तो राइजोबियम ये आपका राइट आंसर हो जाता है, ठीक है ना। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे देखिए हम लोग कौन से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, 2019 के। देखिए फिर से यहाँ पे आ गए, चलिए कोई बात नहीं। 2020 के देख लेते हैं। दाब का मात्रक है, तो दाब का क्या मात्रक है? जूल, न्यूटन, मीटर, या किलोग्राम, या न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। तो आपका क्या हो जाएगा? आपका 4 ऑप्शन राइट हो जाएगा। कुकिंग गैस एलपीजी में किसकी मात्रा अधिक होती है? तो मैथेन, ब्यूटेन, एथेन, एथिलीन। तो इसमें आपका ब्यूटेन जो है वो आपका राइट हो जाएगा, यानी कि सेकंड ऑप्शन आपका राइट है। और भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक, तो आर्यभट्ट, डॉक्टर हार्वर्ड, माइकल, डॉक्टर विक्रम साराभाई, या उपरोक्त सभी। तो इसमें आपका डॉक्टर विक्रम साराभाई ये आपका राइट आंसर हो जाता है, यानी कि 3 ऑप्शन जो, यानी कि थर्ड ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है। प्रतिजैविक औषधि है, तो कौन सी है? पेनिसिलिन, इंसुलिन, ऑक्सिन, या ऑल्ड्रिन। तो पेनिसिलिन हो जाता है। तो इस तरह से आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है वो राइट है। संचारी रोग है, तो कौन सा है? हैजा, कैंसर, मधुमेह, जोड़ों में दर्द। तो हैजा आपका ये राइट आंसर है, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ, यानी कि 2021 के क्वेश्चन देख लेते हैं। उसके बाद 2022, 2023, ठीक है। सभी को कंप्लीट करेंगे फटाफट से, कुछ ही मिनटों में, मिनट के हिसाब से, ठीक है ना। कौन सी गैस सुरक्षित और ज़्यादातर सभी आग बुझाने की मशीनों में उपयोग की जाती है? नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, या नाइट्रस ऑक्साइड। तो इसमें आंसर आपका हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दाब का MKS मात्रक है न्यूटन, न्यूटन प्रति मीटर, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर,
तो इसमें आपका जो आंसर हो जाता है वो न्यूटन मीटर स्क्वायर, यानी कि आपका थर्ड ऑप्शन राइट है। सूक्ष्म जीव मनुष्य की आंत में परजीवी के रूप में पाया जाता है जो पेचिश नामक रोग उत्पन्न करता है। तो कौन सा है? तो इसमें आपका एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, यानी कि सेकंड ऑप्शन आपका राइट है। बाह्य कण का बना होता है, यानी अस्थि, उपास्थि और ओस्थि, इनमें से कोई नहीं, तो ये बना होता है उपास्थि, तो यानी कि सेकंड ऑप्शन आपका राइट है। नवीकरणीय संपदा, नवीकरणीय तो मृदा, कोयला, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस नवीकरणीय और अनवीकरणीय दो तरह से होते हैं ना, तो नवीकरणीय में मृदा आता है। और इसको बहुत ही डिटेल में डिस्कस करके आप लोगों को बताया है कि ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और आप लोग इसको बहुत अच्छे से ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है ना। उसके बाद आपका देखिए यहाँ पे 2022 जो है वो स्टार्ट हो गया, इसके क्वेश्चंस देख लेते हैं फटाफट से, इसको कंप्लीट कर लेते हैं। पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर खींचती है, ये बताया किसने बताया? तो आइजैक न्यूटन ने बताया, तो यानी कि आपका जो सा ऑप्शन है वो राइट है, ठीक है ना। कुम्हार के चाक की गति होती है तो कैसी होती है? तो घूर्णन गति होती है। उसके बाद आपका है सामान्यतः वृक्ष की लंबाई होती है तो 3.0 मीटर से 30 मीटर, यानी कि सा ऑप्शन आपका राइट है। प्रथम प्रकार के उत्तोलक का उदाहरण है सरोता, नील कटर, सीढ़ी, हैंडपंप, तो आपका हैंडपंप ये राइट हो जाता है। ये किसका है? तो प्रथम प्रकार का उत्तोलक का उदाहरण हो जाता है। उसके बाद है अवशेषी अंग होते हैं। अवशेषी अंग का मतलब होता है अनावश्यक, मतलब है तब भी यूज़ नहीं है तो कोई बात नहीं है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जैसे कुछ मनुष्य होते हैं जिनके होने और ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। उसके बाद चलते हैं परीक्षा प्रश्न पत्र आपका 2023 का स्टार्ट हो गया है। एसिटिलीन का रासायनिक सूत्र तो C2H2 रिपीटेड क्वेश्चन है, देखिए द ऑप्शन में आपको मिल भी गया। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए प्रयोग किया जाता है तो अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। और उसके बाद है समुद्री तल पर वायु दाबमापी के पारे की ऊंचाई होती है तो 80 सेंटीमीटर, 76 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर या 100 सेंटीमीटर। उसके बाद आपने यहाँ पे देख लिया कि समुद्री तल पर दाबमापी के पारे की ऊंचाई होती है तो कितना? तो 76 सेंटीमीटर, ये आपका राइट है। निम्नलिखित में से पत्ती से संबंधित अंग नहीं है, तो देखिए पत्ती में क्या पर्णाधार भी होता है, पर्णवृंत भी होता है, पर्णफलक भी होता है, लेकिन पर्व संधियाँ नहीं होती हैं, तो हमको नेगेटिव के साथ जाना है, तो यही नेगेटिव है, यानी कि सा ऑप्शन आपका राइट है। लास्ट क्वेश्चन यानी वस्तुनिष्ठ टाइप में लास्ट क्वेश्चन है कार्बन का अक्रिस्टलीय अपर रूप है तो ग्रेफाइट, क्लोरीन, से ब्लैक, हीरा। तो हमने आपको बताया था ना, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, ग्रेफाइट भी है, क्लोरीन भी है, हीरा भी है, लेकिन क्रिस्टलीय हैं ये क्रिस्टलीय हैं और पूछा जा रहा है अक्रिस्टलीय यानी से ब्लैक, ये आपका राइट हो जाता है। तो फ्रेंड्स आई होप आप लोगों को सेशन पसंद आ रहा होगा और आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट भी ये देगा क्योंकि क्वेश्चंस रिपीट होते हैं और हमने बहुत ही फास्ट मोड पे इसको हमने आपको बताया है क्योंकि आपके देखिए क्या होता है यहाँ पे अब आपके पास टाइम है कम, ठीक है, और रिवीजन करना है बहुत ज़्यादा। तो जब रिवीजन करना है तो क्या है, हम फटाफट से चीज़ों को बता रहे हैं तो आप लोग फटाफट से रिवीजन कर लें और रिवीजन जितना ज़्यादा आप करेंगे उतना ही आप लोगों के लिए बेहतर रहेगा क्योंकि रिवीजन से जो ज्ञान होता है वो हो जाता है स्थायी। तो फ्रेंड्स हम लोग चलते हैं अब अति लघुत्तरीय टाइप क्वेश्चन देख लेते हैं और अति लघुत्तरीय टाइप क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लेते हैं। फर्स्ट नंबर को क्वेश्चन हो जाता है यांत्रिक ऊर्जा किसे कहते हैं? तो किसी वस्तु में केवल यांत्रिक कारणों से ही कार्य करने की जो क्षमता होती है उसे वस्तु की यांत्रिक ऊर्जा कहा जाता है, यानी यंत्रों के द्वारा जो वर्क किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? तो यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। प्रतिध्वनि सुनाई देने के लिए ध्वनि उत्पादक और परावर्तक तल के बीच की न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? तो 16.6 मीटर होनी चाहिए। शिराएं क्या है, इनका मुख्य कार्य क्या है? तो शिराएं नलिकाओं का समूह है जो शरीर में रक्त को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने का कार्य करती हैं, जो हमारे शरीर में होती है। तो यही तो इनका कार्य होता है ना कि वो एक जगह से दूसरी जगह पे जो ब्लड होता है उसको ले जाती हैं। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है प्रतिवर्ती क्रिया के दो उदाहरण लिखिए। तो प्रतिवर्ती क्रिया बंदूक से गोली चलाना, नाव से बाहर निकलते समय नाव का पीछे जाना।
तो ये कौन सी क्रिया हो जाती है? प्रतिवर्ती क्रिया, यानी न्यूटन का तीसरा नियम होता है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, है ना। जब हम किसी वस्तु पर बल लगाते हैं तो वो वस्तु हमारे पे पुनः बल उतना ही लेकिन विपरीत दिशा में लगाती है। तो ये हो जाता है। नवीकरणीय ऊर्जा किसे कहते हैं? नवीकरणीय यानी जिसको हम नए तरीके से फिर से प्राप्त कर सकते हैं, वो नवीकरणीय। अनवीकरणीय, आ का मतलब नहीं, यानी जिसको हम नहीं प्राप्त कर सकते। यानी कुछ चीज़ें इतनी ऐसी होती हैं जिनको हम यूज़ करते हैं और हम फिर से प्राप्त नहीं कर सकते, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको हम फिर से प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख लेते हैं, नवीकरणीय में ये कभी खत्म ना होने वाली ऊर्जा है, इसे अन्य ऊर्जा में परिवर्तित कर प्रयोग किया जा सकता है, जैसे पवन ऊर्जा। अब पवन ऊर्जा ऐसा तो है नहीं कि आपको प्रोवाइड नहीं होगी, जल ऊर्जा है ये भी प्रोवाइड होगी। वो बात अलग की है कि अगर इसका बहुत ज़्यादा आपने यूज़ किया, तो कोई भी चीज़ अगर बहुत ज़्यादा आप यूज़ करेंगे तो भविष्य में परेशानी हो सकती है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिसका आपने यूज़ किया वो आपको पुनः नहीं प्राप्त होगी, जैसे कोयला, तो आपने जलाया उसको, बाद में वो क्या पुनः प्राप्त होगा? नहीं प्राप्त होगा। तो ये हो जाते हैं। रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं? लिखिए। तो रासायनिक क्रियाओं के फलस्वरूप जो परिवर्तन होते हैं वे रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं, क्योंकि नाम ही से सब चीज़ें क्लियर हो जाती हैं, ज़्यादातर बस समझने का फेर रहता है। आयाम से क्या अभिप्राय है? तो कंपन करने वाली वस्तु का अपनी मध्यमान स्थिति से अधिकतम विस्थापन को उस वस्तु के कंपन का आयाम कहा जाता है। इसे अक्षर ए द्वारा व्यक्त करते हैं। इसका मात्रक क्या होता है? तो इसका मात्रक मीटर होता है। सूर्य ग्रहण क्या है? यहाँ कैसे होता है? तो देखिए, सूर्य ग्रहण हम समझ लेते हैं कि पृथ्वी क्या होती है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है और चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। इस क्रम में जब सूर्य क्या होता है, सूर्य तो देखिए अपनी ही जगह पर रहता है, सूर्य कहीं नहीं जाता, चाहे वो सूर्य ग्रहण हो या चंद्र ग्रहण हो। और इसमें होता क्या, परिवर्तन किसका होता है, कौन परिवर्तित होते हैं? तो जब सूर्य, चंद्रमा तथा पृथ्वी तीनों एक सीध में आ जाते हैं। इस प्रकार जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है, कौन आ जाता है? तो सूर्य और पृथ्वी के बीच में कौन आ जाता है? तो चंद्रमा आ जाता है। यहाँ पे देखिए चंद्रमा आ जाता है। तो कौन सा ग्रहण होता है? तो सूर्य ग्रहण होता है। और इसको ट्रिक से बताया था कि सूर्य ग्रहण कब होता है, तो आप याद रखेंगे आसू से। कैसे याद रखेंगे? आसू से। सू से हो गया सूर्य ग्रहण और आ से हो गया अमावस्या। ठीक है, तो यहाँ पे आपका हो जाता है। तब चंद्रमा की परछाया पृथ्वी पर बनती है। पृथ्वी के इस स्थान से सूर्य दिखाई नहीं देता और अंधेरा हो जाता है। इस घटना को सूर्य ग्रहण कहते हैं या अमावस्या को होता है। देखिए वही है कि अमावस्या को होता है, तो इसे ट्रिक से आप आंसू से याद रख सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। परकुंचन दाब क्या है? तो परकुंचन दाब को समझ लेते हैं। हृदय परकुंचन के समय ये दाब अधिक होता है तथा हृदय शिथिलन के समय कम होता है। इसे रक्त का दाब कहते हैं, जिनकी दो अवस्थाएं होती हैं। कौन कौन सी दो अवस्थाएं होती हैं? एक परकुंचन दाब और एक शिथिलन दाब ये होता है। तो शिथिलन दाब में क्या होता है? ये रक्त दाब की निचली सीमा है जो हृदय शिथिलन की अवस्था को व्यक्त करती है। और परकुंचन दाब क्या होता है? तो ये रक्त दाब की ऊपरी सीमा है जो हृदय संकुचन की अवस्था व्यक्त करती है। ठीक है, तो परकुंचन दाब की कितनी अवस्थाएं हो जाती हैं? दो, परकुंचन दाब और शिथिलन दाब। उसके बाद आपका क्वेश्चन हो जाता है, मानव कान किस सीमा के बीच की आवृत्ति की ध्वनि को सुन सकता है? यानी मानव कान एक निश्चित सीमा के मध्य की सीधी आवृत्तियों की ध्वनि सुन सकता है। यह कण सीमा 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज है। 1 हर्ट्ज बराबर 1 कंपन प्रति सेकंड के हिसाब से होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे 2017 जो दूसरी बार पेपर हुआ था उसके क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि जब 2017 में पेपर हुए तो उसके बाद फिर से दोबारा पेपर हुए थे, तो यानी दोनों बार के क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे। कोल गैस क्या होती है? तो कोल गैस हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, मेथेन, एथिलीन, एसिटिलीन आदि का मिश्रण होती है। कोल गैस ईंधन तथा प्रदीप के रूप में प्रयुक्त होती है। गैस में उपस्थित असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के जलने से प्रकाश उत्पन्न होता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। रेल की दो पटरियों के बीच में थोड़ी जगह क्यों छोड़ दी जाती है?
तो रेल की दो पटरियों के बीच थोड़ी जगह इसलिए छोड़ दी जाती है क्योंकि गर्मी के मौसम में अधिक गर्मी होने से लोहा गर्मी पाकर फैल जाता है, और जब फैल जाएगा तो वो एक में मिल जाएगा, तो इसलिए वहाँ पे जगह होती है जिसमें फैले भी तो वो एक आपस में मिले ना, है ना। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आपको हो जाता है, रसोई घर में प्रयोग होने वाले द्रवित पेट्रोलियम गैस के रिसाव का पता लगाने के लिए उसमें मिलाए जाने वाले पदार्थ का नाम लिखिए। तो ये जो गैस आपकी होती है तो इसमें कोई भी स्मेल नहीं आती है, तो अब रिसाव हो रहा है तो किस तरह से जानेंगे, तो इसमें एक चीज़ मिलाई जाती है, यानी एक पदार्थ मिलाया जाता है। वो कौन सा हो जाता है, तो द्रवित पेट्रोलियम गैस के रिसाव का पता लगाने के लिए इसमें गंध वाला पदार्थ एथिल मरकैप्टन क्या मिलाया जाता है, एथिल मरकैप्टन मिश्रित कर दिया जाता है। एलपीजी मुख्य रूप से ब्यूटेन तथा प्रोपेन गैसों का मिश्रण है जो गंधहीन है। देखिए जो गैस होती है वो ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण हो जाता है, ठीक है। ये कैसी होती है, तो ये गंधहीन होती है। इसमें अगर ये रिसाव हो तो पता कैसे लगाएंगे, तो एथिल मरकैप्टन के मिश्रण से इसमें पता लग जाता है। देखिए इसमें कितने क्वेश्चंस हैं और सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं जो आपके वस्तुनिष्ठ टाइप में पूछ लिए जाते हैं। कभी कभी इससे रिलेटेड अति लघु में भी क्वेश्चन आ जाते हैं, और है तो ये अति लघु का, लेकिन यहाँ पे देखिए क्वेश्चन चेंज है। और इस बार हो सकता है ऐसे पूछ लें कि ब्यूटेन तथा प्रोपेन किसका मिश्रण है ना, या जो रसोई गैस है तो ये किन गैसों का मिश्रण है, ये कैसी गैस होती है, तो कुछ भी पूछ सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन आपको हो जाता है, क्रांतिक कोण से क्या अभिप्राय है लिखिए। तो क्रांतिक कोण प्रकाश का अपवर्तन कांच से वायु में जाते हुए होता है, क्योंकि कांच की अपेक्षा वायु विरल माध्यम है। तब अपवर्तन कोण आयतन कोण से अधिक होता है। यदि अपवर्तन कोण का मान बढ़ाया जाए तो एक स्थिति ऐसी आती है जब अपवर्तक कोण का मान 90 डिग्री हो जाता है। इस स्थिति में अपवर्तित किरण दोनों माध्यमों को अलग अलग करने वाले तल को छूती हुई निकल जाती है। ऐसी स्थिति के आपतन कोण के मान को क्रांतिक कोण कहते हैं, ठीक है। संतृप्त एवं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के मुख्य अंतर लिखिए। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन, तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन में केवल एकल बंध होता है। देखिए CH4, जैसे CH4 है तो एकल बंध ही तो है, जैसे यहाँ पे C है तो एक एक बंध के द्वारा ये H से जुड़ा हुआ है, तो ये एकल बंध कहलाएगा कौन, तो CH4। फिर जबकि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में ट्रिपल बंध या द्विबंध उपस्थित होते हैं, जैसे C2H4, C2H2। तो यहाँ पे देखिए C2H2 और C2H4, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं किन्हीं दो खाने वाले अर्थात सब्जी के रूप में प्रयोग किए जाने वाले कवक का नाम। तो कवक जो हैं जो खाए जाते हैं उनका नाम पूछ रहे हैं, तो कैथेरेलस और मशरूम हो जाते हैं, तो ये खाए जाते हैं। और यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है, वर्ण विक्षेपण क्या है लिखिए। तो सूर्य का प्रकाश अथवा अन्य किसी स्रोत का श्वेत प्रकाश 7 रंगों से मिलकर बना होता है। प्रकाश की श्वेत किरण को विभिन्न रंगों में विभक्त होने की क्रिया को वर्ण विक्षेपण तथा विभिन्न रंगों के समूह को वर्ण क्रम कहते हैं। इनमें रंगों का क्रम निश्चित रहता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दाब का एसआई मात्रक लिखिए। तो दाब का एसआई मात्रक न्यूटन प्रति मीटर है। इसे पास्कल भी कहते हैं, यानी इसे पास्कल कहते हैं या पास्कल भी कहते हैं, ऐसा कोई वहाँ पे दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब 2018 के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं, तो आपको पता है क्वेश्चन आपके 1 to 5 वस्तुनिष्ठ टाइप क्वेश्चन आते हैं, 6 to 11 आपके कौन से आते हैं, अति लघु टाइप क्वेश्चन आते हैं। रेगिस्तान का जहाज किसे कहते हैं, आप कहेंगे मैम इतना इजी भी क्वेश्चन आता है, बिल्कुल आते हैं। ऐसा थोड़ी ना है कि भाई जो चीज़ आपने पढ़ी है वो चीज़ ईजी है, जो चीज़ नहीं पढ़ी है वो टफ लगती है। तो ये चीज़ें रटी हुई हैं तो इसलिए आपको लगता है ये ईजी है ना, और जिसने नहीं पढ़ा, जिसकी नॉलेज में नहीं है, उसके लिए टफ हो जाता है। तो रेगिस्तान का जहाज किसे कहते हैं, तो ऊँट को रेगिस्तान का जहाज कहते हैं। जीवाणुओं से प्राप्त होने वाली 2 प्रतिजैविक एंटीबायोटिक दवाओं के नाम लिखिए। तो एरिथ्रोमाइसिन, नियोमाइसिन, ये हो जाते हैं, याद कर लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ठीक है। आदर्श रक्तदाब कितना होता है एवं रक्तदाब मापक यंत्र का नाम लिखिए। तो 120 प्रति 80 mm Hg मिलीमीटर्स ऑफ मरकरी आदर्श रक्तदाब होता है। रक्तदाब मापन को स्फेगोमेनोमीटर कहते हैं। मनुष्य की श्रवण क्षमता किस आवृत्ति तक सुग्राह्य है, तो देखिए रिपीटेड क्वेश्चन है। मनुष्य की श्रवण शक्ति 20 से 20,000 हर्ट्ज आवृत्ति तक सुग्राह्य है।
और उसके बाद एक क्या कारण है कि किसी गुब्बारे को उसमें वायु से हल्की गैस भरकर छोड़ने पर वह ऊपर उठने लगता है। तो ऐसा क्यों होता है, तो समझ लेते हैं। वायु से हल्की गैस का घनत्व वायु के घनत्व से कम होता है, अतः वायु के कारण गुब्बारे पर लगने वाला बल गुब्बारे के भार से अधिक हो जाता है, अतः गुब्बारा ऊपर उठने लगता है। निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए चश्मे में कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है, तो निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए चश्मे में अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। देखिए यहाँ पर आपसे ये पूछ लिया गया अति लघु में, और इसी तरह से क्वेश्चन आपका वस्तुनिष्ठ में आया, यानी घुमा फिरा के वो कभी अति लघु में पूछ लेते हैं, कभी आपका जो वस्तुनिष्ठ हो जाता है उसमें पूछ लेते हैं। तो इस तरह से हो जाता है कि ज़रूरी नहीं जो हम आपको अति में बता रहे हैं, अति लघु में बता रहे हैं कि वो वस्तुनिष्ठ में, लेकिन ये मेन चीज़ है कि आना है क्वेश्चन, है ना। उसके बाद हो जाता है वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने पर क्या होता है, तो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने से जीवों की समाप्ति हो जाएगी, ठीक है। और एक चीज़ और, जो पेड़ पौधे होते हैं वो हमें कौन सी गैस प्रदान करते हैं, तो जो पेड़ पौधे होते हैं वो हमें ऑक्सीजन गैस प्रदान करते हैं, है ना। और हम लोग कौन सी गैस ग्रहण करते हैं, तो हम लोग ऑक्सीजन ही तो लेते हैं। कहते नहीं ऑक्सीजन की कमी है इसलिए सांस नहीं ले मिल रही है, यही तो होता है ना। तो जब ऑक्सीजन की कमी होती है तभी ये प्रॉब्लम आती है। जड़ किसे कहते हैं, पौधे में पाई जाने वाली जड़ें कितने प्रकार की होती हैं, तो जड़ देखिए, जड़ वो होता है जो ज़मीन में जो भाग होता है वो जड़ होता है, और जड़ ही पौधे का मुख्य भाग होता है, क्योंकि जड़ ही क्या होता है, मजबूती प्रदान करता है, दृढ़ता प्रदान करता है, और क्या करता है वो पौधे को रोके रखता है, और यही क्या करता है पौधे को पानी और हर एक चीज़ जो उसके फ़ायदे के लिए होती है वो उसको प्रदान करती है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, बीज के अंकुरण के समय मूलांकुर अंडद्वार के बाहर निकलकर प्राथमिक रूप लेता है, जड़ कहलाता है। जड़ दो प्रकार की होती है, एक मूसला जड़ होती है, एक अपस्थानिक जड़ होती है। मूसला जड़ जैसे मूली है, ठीक है, तो मूली जो है आपकी मूसला जड़ हो जाएगी, गाजर जो है वो आपकी मूसला जड़ में आती है, और अपस्थानिक जड़ कैसी होती है, ये आपकी हो गई भूमि, ठीक है। भूमि के अंदर ये ऐसी झकड़ी हुई, मतलब जैसे झकड़ी हुई नहीं, इसीलिए इसको झकड़ा जड़ आप कहेंगे, या इसको आप अपस्थानिक जड़ कहेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैंची किस प्रकार का उत्तोलक है, तो आपने उत्तोलक पढ़े, प्रथम प्रकार का उत्तोलक, द्वितीय प्रकार का उत्तोलक, तृतीय प्रकार का उत्तोलक। तो इसमें ये पूछ रहे हैं कि कैंची किस प्रकार का उत्तोलक है, तो कैंची आपका हो जाता है प्रथम प्रकार का उत्तोलक। पॉलीथीन बहुलक के दो उपयोग लिखिए, तो पॉलीथीन बहुलक जो होते हैं तो इसके दो उपयोग हो जाते हैं। पॉलीथीन का उपयोग क्यों होता है, तो वस्त्र, धागे तथा दरियाँ बनाने में किया जाता है। और दूरदृष्टि दोष दूर करने के लिए चश्मे में कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है, तो भाई पास के लिए जब हम अवतल लेंस प्रयोग कर रहे थे, तो दूर के लिए हम उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे। कौन सा जंतु मरुस्थलीय वातावरण के लिए अधिक उपयुक्त है और क्यों, ऊँट मरुस्थलीय वातावरण में अधिक उपयुक्त होता है, क्योंकि ऊँट को रेगिस्तान का जहाज कहते हैं। देखिए रिपीटेड क्वेश्चन है, अभी यहाँ पे पूछ लिया कौन सा जंतु मरुस्थलीय वातावरण के लिए अधिक उपयुक्त है, भाई ऊँट है। अभी पूछा गया कि रेगिस्तान का जहाज कौन है, भाई ऊँट है ना। तालाब में एक बूंद पानी में सूक्ष्मदर्शी से देखे जाने वाले किन्हीं चार सूक्ष्म जीवों के नाम लिखिए, तो आपका हो जाता है कवक, प्रोटोजोआ, अमीबा, पैरामीशियम, ये हो जाते हैं। सभी हरे पौधे स्वयंपोषी क्यों कहलाते हैं, तो हरे पौधे इसलिए स्वयंपोषी होते हैं क्योंकि वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं सूर्य के प्रकाश में, ठीक है ना। वो किसी से उनको किसी की हेल्प की नीड नहीं होती। जो हरे पौधे होते हैं वो क्या करते हैं, सूर्य के प्रकाश में अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, ठीक है। इसीलिए इनको क्या कहते हैं, स्वयंपोषी कहते हैं। और जो इस पर निर्भर होते हैं वो परपोषी, यानी किसी पर निर्भर होना, तो वो परपोषी होते हैं। जितने जीव जंतु हैं ये सब परपोषी में आते हैं। मनुष्य कौन है, तो परपोषी है, क्योंकि वो भी किसी न किसी पर निर्भर है। कैरामल क्या है तथा इसका उपयोग क्या है, तो पकाने के बाद बनी भूरी चीनी को कैरामल कहते हैं। तो जो चीनी जो बन जाती है वो जो भूरी चीनी होती है उसको कैरामल कहते हैं, और बेकरी उत्पादों में इसका उपयोग अधिक होता है। रात में तारे क्यों टिमटिमाते हैं, तो वायुमंडल से अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। ध्वनि ठीक से सुनाई दे इसके लिए सिनेमा हॉल में
अवशोषक का प्रयोग किस प्रकार होता है? तो हॉल की दीवारों पर छिद्र बनाए जाते हैं तथा दीवारों पर अवशोषक पदार्थ लगाए जाते हैं। आपने देखा होगा सिनेमा हॉल में जाते हैं तो यहाँ पे इस तरह से होल किए जाते हैं। अगर होल ना किए जाएं तो ये जो आवाज़ है वो वहीं पे गूंजेगी, इससे ये बाहर निकल जाती है। उसके बाद आपका हो जाता है प्रतिध्वनि एवं गूंज में क्या अंतर है? तो प्रतिध्वनि होकर आने वाली ध्वनि प्रतिध्वनि कहलाती है। जैसे आप रूम में बोल रहे हैं तो वो ध्वनि आपकी क्या प्रतिवर्ती होकर आने वाली ध्वनि प्रतिध्वनि कहलाती है, जबकि खाली बड़े कमरे में उत्पन्न ध्वनि गूंज कहलाती है। तो जब आप कमरे में होते हैं तो वो जब आप बोलते हैं बंद कमरे में तो वो गूंज हो जाती है प्रतिध्वनि। जैसे आप पहाड़ पे जाएं, ठीक है, कहीं पहाड़ पे आप जा रहे हैं घूमने के लिए, वहाँ पे आपने किसी का नाम लिया, जैसे आपने कहा राम, तो ये आपकी ध्वनि यहाँ तक गई और पुनः वो वापस आपके पास वो आएगी, तो यानी ये प्रतिध्वनि होती है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ऊष्मा संचरण की 3 विधियाँ कौन कौन सी हैं, उनके नाम बताएं? तो संचालन, संवहन, विकिरण, ये हो जाते हैं। रेगिस्तान का जहाज किसे कहते हैं? देखिए कितनी बार रिपीट हुआ है। तो ऊँट खाने का सोडा और धामन सोडा का रासायनिक सूत्र, वेरी इंपॉर्टेंट। तो खाने का सोडा आपका जो हो जाता है NaHCO3 और धामन सोडा Na2CO3, ये हो जाता है। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है मछली तथा तिलचिट्टे के श्वसन अंगों के नाम लिखिए। तो मछली जो है उसके मछली तथा तिलचिट्टे के श्वसन अंगों के नाम लिखने हैं। तो गलफड़े, मछली के श्वसन अंग गलफड़े और तिलचिट्टे के श्वसन अंग श्वास रंध्र यानी त्वचा। पेट्रोलियम को द्रव्य सोना यानी लिक्विड गोल्ड क्यों कहा जाता है? तो पेट्रोलियम को द्रव्य सोना इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये महंगा होता है। और अनुप्रस्थ तरंगों में 2 श्रृंगोशीर्ष के बीच की दूरी क्या कहलाती है? तो तरंग दैर्घ्य कहते हैं। मधुमेह डायबिटीज़ किस हार्मोन की कमी के कारण होता है? तो मधुमेह इंसुलिन हार्मोन की कमी के कारण होता है। मधुमेह किसकी कमी के कारण होता है? तो इंसुलिन। और मधुमेह डायबिटीज़ क्या है, लक्षण लिखिए। तो मधुमेह डायबिटीज़ एक ऐसी बीमारी जिसमें व्यक्ति के रक्त में शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है, यानी शुगर में क्या होता है, शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है। और यह इंसुलिन हार्मोन की कमी के कारण होता है। इसमें किसकी कमी होती है? तो इंसुलिन हार्मोन की कमी हो जाती है और इंसुलिन रक्त में शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है। इसमें क्या होता है, इसमें तो आप देख सकते हैं बार बार पेशाब आना, ज़्यादा भूख लगना, ये इसकी सभी जो सिम्टम्स होते हैं यानी लक्षण होते हैं, तो यही इसके होते हैं। उसके बाद आपके नेक्स्ट हो जाते हैं क्वेश्चन, फुलरीन किसे कहते हैं? तो फुलरीन तथा ग्रेफाइट कार्बन में क्रिस्टलीय अपर रूप है। इनमें कार्बन परमाणु एक निश्चित व्यवस्था के अंतर्गत व्यवस्थित होते हैं। इनकी निश्चित क्रिस्टलीय संरचना होती है। इनकी निश्चित यहाँ पे हो जाता है, इनकी निश्चित क्रिस्टलीय संरचना होती है जिनके गुणों में विशिष्टता पाई जाती है। परावर्तन के नियम लिखिए। तो किसी चमकीले पृष्ठ से टकराने के पश्चात प्रकाश में किरणों के मार्ग परिवर्तित होने की घटना क्या कहलाती है? तो परावर्तन कहलाती है। आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब एक ही तल में होते हैं। आपतन कोण I परावर्तन कोण R के बराबर होती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको समझ सकते हैं। जीवाणु द्वारा फैलने वाले 2 रोगों के नाम लिखिए। तो टिटनेस हो जाता है और हैजा हो जाता है। किस शिरा में शुद्ध रुधिर पाया जाता है? तो पल्मोनरी में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? तो पल्मोनरी हो जाता है। पौधे में पाए जाने वाले जड़ों के नाम लिखो। तो जड़ जो हो जाती हैं वो मूसला जड़ हो जाती है, अपस्थानिक जड़ हो जाती हैं। और अपस्थानिक जड़ को ही हम कौन सी जड़ कहते हैं? तो झकड़ा जड़ भी कहते हैं, इसको रेशेदार जड़ भी कह सकते हैं। अभी बताया हमने आपको कि जो मूसला जड़ है जैसे मूली की हो जाती है, गाजर की हो जाती है, और अपस्थानिक जड़, झकड़ा जड़ जो इस तरह से झकड़ी हुई होती है, नाम से ही पता चल जाता है कि हाँ ये झकड़ा है, इस तरह से वो झकड़ी हुई होती है। ये आपकी पृथ्वी हो जाती है, पृथ्वी का ऊपर का भाग है, ये झकड़ी हुई होती हैं जड़, ठीक है। और जो मूसला जड़ है वो इस तरह से आपकी मूली, गाजर, इसमें ये होती है आपकी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकृति के कठोरतम पदार्थ का नाम लिखो। तो हीरा हो जाता है, ये कठोरतम पदार्थ हो जाता है। उसके बाद अगले क्वेश्चन है, इसके बाद आपका ये सेशन यहाँ पे अति लघुत्तरीय टाइप क्वेश्चन जो है इसका सेशन ये कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग लघुत्तरीय टाइप क्वेश्चंस को कंटिन्यू करेंगे, इसलिए आप लोग लाइक और सब्सक्राइब करते रहें और सेशन अच्छा लगे तो लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। कार्बन के किसी एक क्रिस्टलीय अपर रूप का नाम बताइए तथा उसकी संरचना समझाएं। तो देखिए कार्बन के किसी एक क्रिस्टलीय जो रूप होता है वो हीरा, इसमें आप लिख सकते हैं, ग्रेफाइट आप लिख सकते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है
कि इसकी जो संरचना होती है वो हम इसको देख सकते हैं, इसकी संरचना को हम देख सकते हैं। और इसकी संरचना देखिए यहाँ पे इस तरह से बनी हुई है, ठीक है, ये हीरा होता है, इस तरह से बना होता है। तो जो इसकी संरचना है उसको हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो यही आप इसको आराम से लिख देंगे। और इसमें इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, जैसे क्रस्टलीय हो जाता है, अक्रस्टलीय हो जाता है। तो आपको पता है कि कौन कौन सी चीज़ें क्रस्टलीय हैं, कौन कौन सी चीज़ें अक्रस्टलीय हैं, उसमें आपको चूज़ करना रहेगा। शरीर में इंसुलिन की कमी होने पर क्या प्रभाव परिलक्षित होता है, तो डायबिटीज़ हो जाता है, जिसको शुगर कहते हैं, है ना, इंसुलिन की कमी के वजह से ही होता है। पृथ्वी के चारों ओर कितनी ऊंचाई तक वायुमंडल का विस्तार होता है, वायुमंडल का जीवधारियों के लिए कैसे महत्वपूर्ण है, तो पृथ्वी के चारों ओर जो वायु है उस वायु के गैस के आवरण को वायुमंडल बोला जाता है। ठीक है भाई। वायुमंडल का विस्तार पृथ्वी की सतह से लगभग 1000 किलोमीटर तक वायुमंडल फैला हुआ है। और वायुमंडल में क्या होते हैं भाई, जो वायुमंडल एक होता है, जलमंडल एक होता है, भूमंडल, है ना, जिसमें भूमि जैसे ये है एक जलमंडल हो जाता है, एक वायुमंडल हो जाता है। तो जहाँ जहाँ, और ये ऐसा नहीं है कि पूरे में सब कहीं पे आपका जीवन संभव है, यानी जलमंडल में जहाँ तक जल आपको दिखाई दे रहा वहाँ तक, ऐसा नहीं है। या वायुमंडल में फुल तरीके से सब कहीं पे जीवन संभव है, तो ऐसा भी नहीं है। और जो स्थल मंडल हो जाता है यहाँ पर भी ऐसा नहीं है, कुछ ही दूरी तक जीवन संभव होता है। उसके बाद है थर्मामीटर बनाने में पारा का उपयोग क्यों किया जाता है, तो ये एक क्या हो जाता है, ये एक अच्छा चालक होता है। चमकदार होने के कारण पारा को आसानी से देखा जा सकता है। ठंड और गर्मी दोनों से पारा का प्रसार और संकुचन बराबर होता है और ये थर्मामीटर की दीवारों से नहीं सटता है। और आर्किमिडीज का सिद्धांत बताएं, तो आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या हो जाता है, जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूरी अथवा आंशिक रूप से डुबाई जाती है तो उसके भार में कमी का आभास होता है। वस्तु के भार में यह आभासी कमी उसके द्वारा हटाए गए द्रव्य के भार के बराबर होता है। वस्तु के भार में आभासी कमी बराबर वस्तु के द्वारा हटाए गए द्रव्य का भार। जनसंख्या के क्षेत्र में विज्ञान और प्रौद्योगिकी का महत्व बताएं, तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी हमारे दैनिक जीवन का एक अनिवार्य घटक है। आधुनिक सभ्यता का योगदान है, इसकी उपस्थिति ही हमारी बेहतर जीवन शैली का कारण है। हम अपने आसपास जो विकास देखते हैं यह विज्ञान और प्रौद्योगिकी का ही परिणाम है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी हमें एक आरामदायक जीवन जीने की अनुमति देते हैं। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि आवश्यकता आविष्कार की जननी है। आविष्कार कैसे होता है, तो हमारा यही सब चीज़ें हो जाती हैं। तो विज्ञान के द्वारा भी हमको क्या चीज़ें मिली है, बहुत सी चीज़ें हमें मिली है ना। तो यही सब चीज़ें हैं, आप इसको आराम से लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आपका ये हो जाता है कंप्लीट, यानी कि अति लघु उत्तरीय टाइप कंप्लीट हो जाते हैं। और अब आप लोगों के लघु उत्तरीय टाइप क्वेश्चंस स्टार्ट हो रहे हैं, उनको भी आप लोग कंटिन्यू कर लें। और मुझे विश्वास है कि आप लोगों को ये बहुत ज़्यादा हेल्प कराएंगे, क्योंकि ये बहुत फास्टली डिवीज़न है। इसमें देखिए हम लोगों ने बहुत ज़्यादा डिस्कस भी नहीं किया, उतना ही डिस्कस किया जहाँ पर डिस्कस की नीड थी। बस ये एक मेन मोटिव ये है कि आप लोगों को जो आप लोगों का है वो फास्ट रिवीजन हो जाए और चीज़ें आपकी जो आपने पढ़ा है वो ज्ञान आपका स्थायी हो जाए, है ना। फ्रेंड्स, लघु उत्तरीय टाइप क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लेते हैं। पहला प्रश्न आपका हो जाता है, प्रकाश के अपवर्तन का नियम लिखिए। तो प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम हो जाते हैं, कौन कौन से, तो आपतित किरण, अभिलंब एवं अपवर्तित किरण तीनों एक ही समतल में स्थित होते हैं। किन्हीं दो माध्यमों के लिए आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण के ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है। तो इस तरह से इस नियम को स्नेल का नियम भी कहते हैं। उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ऊष्मा का संचरण क्या है, इसकी कितनी विधियां हैं, तो ऊष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने को ऊष्मा का संचरण कहा जाता है। इसकी 3 विधियां हैं, कौन कौन सी है, तो चालन हो जाती है, संवहन हो जाती है और विकिरण हो जाती है। इसके बारे में समझ लेते हैं। चालन क्या होता है, तो चालन के द्वारा ऊष्मा पदार्थ में एक स्थान से दूसरे स्थान तक पदार्थ के कणों को अपने स्थान का परिवर्तित किए बिना पहुंचती है। संवहन क्या होता है, तो इस विधि में ऊष्मा का संचरण पदार्थ के कणों के स्थानांतरण के द्वारा होता है। इस प्रकार पदार्थ के कणों के स्थानांतरण से कई धाराएं बहती हैं, जिन्हें संवहन धाराएं कहते हैं। गैसों तथा द्रवों में ऊष्मा का संचरण संवहन द्वारा ही होता है। वायुमंडल संवहन विधि द्वारा गर्म होता है। विकिरण क्या होता है, तो इस विधि में ऊष्मा का संचरण बिना किसी माध्यम से एक वस्तु से दूसरी वस्तु में होता है। तो ये आपकी 3 विधियां हो गई, कौन कौन सी हो गई, तो चालन, संवहन और विकिरण ये हो जाती हैं। वन संरक्षण एवं वन जीव संरक्षण के दो उपाय लिखिए। तो ये तो आप अपने तरीके से ही लिख सकते हैं अपने शब्दों में, तो यहाँ पे देख लेते हैं। बाकी
कि वन संरक्षण क्या होता है, वन वृक्षों की कटाई तथा नए पेड़ लगाने की दर लगभग समान हो, अनियोजित व अवैधानिक रूप से वृक्षों की कटाई को रोकने के लिए कानून बनाकर कड़ाई से पालन किया जाए, और उपाय इसके क्या हो जाते हैं, नियम कानून एवं प्रतिबंधों के द्वारा वन्य जीवों का अनावश्यक आखेट रोका जाए, वन्य जीवों के प्रतिकूल आवासों को उनके लिए और अनुकूल बनाया जाए। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। प्रतिध्वनि क्या होती है, यानी वापस जो ध्वनि आती है, हम बोलते हैं तो क्या होता है, जो ध्वनि वापस आ जाती है। तो यहाँ पे समझ लेते हैं, किसी बड़े खाली हॉल में एक कोने में यदि हम कोई ध्वनि उत्पन्न करें तब वह ध्वनि हमें कई बार सुनाई दे। किसी पहाड़ी के सामने हम जोर से कोई नाम ले तो थोड़ी देर बाद वही आवाज़ हमें पुनः सुनाई देती है। अतः ध्वनि तरंगों के परावर्तन द्वारा उत्पन्न होने वाली ध्वनि की पुनरावृत्ति को प्रतिध्वनि कहते हैं, है ना। जैसे आप गए पहाड़ पर घूमने के लिए और आपने यहाँ पे खड़े होकर नाम लिया राम, तो ये राम आपने नाम लिया तो ये जाता है और फिर से वो आपके पास घूम के आता है ना। फिर देखो कितनी बार सुनाई पड़ता है, ऐसे लगता है कि थोड़ी देर के बाद वो वापस आता है। और कार्बोहाइड्रोकार्बन यौगिक क्या है, कितने प्रकार का होता है, तो केवल कार्बन तथा हाइड्रोजन तत्वों के परस्पर संयोग से बने यौगिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। कार्बन दो प्रकार के होते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन तथा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। वे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन की चारों संयोजकताएं एकल सहसंयोजक बंधों द्वारा पूर्ण रूप से संतुष्ट होती हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। जिन हाइड्रोकार्बन में कम से कम 2 कार्बन परमाणु एक दूसरे से युग्म बंध या त्रिक बंध द्वारा जुड़े होते हैं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। मधुमेह यानी शुगर, मधुमेह के रोगियों को अपनी जीवन शैली में क्या बदलाव करना चाहिए, तो मधुमेह का जो शुगर का जो पेशेंट होता है उसको अपनी शैली यानी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उसको क्या अपनाना चाहिए, तो धूम्रपान छोड़ देना चाहिए। जैसे पुड़िया हो जाता है, पान हो जाता है, सिगरेट हो जाती है, ये चीज़ें क्या कर देनी चाहिए, छोड़ देनी चाहिए। पर्याप्त नींद लेनी चाहिए, यानी बहुत ज़्यादा सोना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए, और शारीरिक व्यायाम करना चाहिए लगभग 150 मिनट प्रति सप्ताह, यानी व्यायाम भी बहुत ज़रूरी होता है। आहार में केला, जौ, गेहूँ, लहसुन, जामुन आदि का सेवन आवश्यक करना चाहिए। एरोबिक्स, तैराकी, जिम्नास्टिक और तेज़ चलना को जीवन शैली में लेना चाहिए, यानी जो शुगर पेशेंट है उनको तेज़ तेज़ चलना भी चाहिए, और नियमित ग्लूकोज स्तर की जाँच करानी चाहिए। ऐसे किन्हीं 4 फलों के नाम लिखिए जिनका परिरक्षण किया जाता है, और उनके परिरक्षण खाद्य पदार्थों के नाम भी लिखिए। तो यहाँ पे आपका हो जाता है परिरक्षण, माने उनको जब आप रखते हैं कि हम उसको बाद में यूज़ कर लेंगे, है ना। आपने उसको सेव कर लिया, जैसे आप आम को रख लेते हैं आम का अचार बनाकर, है ना। तो इस तरह से तो सेब, केला, अनानास तथा अनार आदि फलों का परिरक्षण किया जाता है। इसको सोडियम बेंजोइट कार्बन, सोडियम मेटा बाइसल्फाइड तथा एसिटिक एसिड द्वारा परिरक्षित किया जाता है। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है, हरित क्रांति से क्या अभिप्राय है। तो हरित क्रांति किसके लिए हुई थी, हरित क्रांति कृषि की उपज में वृद्धि के लिए हुई थी, और इसको स्टार्ट किसने किया था। अगर भारत की बात की जाए तो हमें स्वामीनाथन ने, और अगर विश्व की बात की जाए तो नॉर्मन ई बोरलॉग ने किया था। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, नॉर्मन ई बोरलॉग को हरित क्रांति का पिता माना जाता है, ठीक है। और अगर भारत में आ जाए तो कौन, डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन का नाम आप लिखेंगे। तो इसमें कृषि के क्षेत्र में वृद्धि करने के लिए, यानी उसकी उपज में वृद्धि करने के लिए, ठीक है। और सामान्य स्वस्थ मनुष्य में रक्त शर्करा की मात्रा भोजन से पहले और भोजन के पश्चात कितनी होनी चाहिए। तो सामान्य स्वस्थ मनुष्य में रक्त शर्करा यानी ब्लड शुगर की मात्रा भोजन से पहले यानी खाली पेट 70 से 120 mm प्रति DL के बीच होनी चाहिए, और खाने के पश्चात लगभग 2 घंटा यह मात्रा 140 mg/DL से कम होनी चाहिए। पर्यावरण संरक्षण से आप क्या समझते हैं, आप पर्यावरण को कैसे संरक्षित करेंगे। तो पर्यावरण यानी पर्यावरण शब्द किससे मिलकर बना है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, पर्यावरण शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है। परि प्लस आवरण, यानी हमारे चारों तरफ जो कुछ भी है, यानी जो चारों तरफ है उसने हमको घेर रखा है, वही क्या है, वो पर्यावरण हो जाता है। जैसे वायु, जल, मृदा, पेड़ पौधे, जीव जंतु सभी तो इसमें सम्मिलित हैं, क्योंकि सभी ने तो हमको चारों तरफ से घेर रखा है ना। तो वर्तमान में पर्यावरण मानवीय क्रियाकलापों के चलते अत्यंत प्रदूषित हो गया है।
मनुष्य ही उसको प्रदूषित कर रहा है और मनुष्य ही क्या कर रहा है, उसको झेल भी रहा है। भाई जो प्रॉब्लम होगी, मान लीजिए पेड़ कट रहे हैं, तो ऐसा है मनुष्य ने अपने लिए ही उसको काटा है, लेकिन खुद ही परेशानी में पड़ गया है ना। अभी क्या है, 5G का ज़माना चल रहा है, टावर लगे हुए हैं। अगर कहीं अब बस्ती में टावर लग जाते हैं तो क्या है, मनुष्य मतलब अपने फ़ायदे के लिए उसने क्या किया, बस्ती में लगवा दिया, लेकिन फ़ायदा तो उसका हो रहा है और साथ में नुकसान जो आसपास के जितने लोग रह रहे हैं वो हो रहे हैं, उनका नुकसान हो रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है, जिसने लगवाया है उसका भी नुकसान है, क्योंकि उसने भी अपनी ज़िंदगी को क्या किया है, दांव पे लगा दिया है। तो ये होता है। तो पर्यावरण को हमको क्या करना चाहिए, हमको जो ये सभी चीज़ें यानी परि प्लस आवरण, हमारे चारों तरफ जो कुछ है वो पर्यावरण है, उसकी हमको सुरक्षा करनी चाहिए। उसमें हमें क्या करना चाहिए, कोई भी प्रदूषण नहीं करना चाहिए और जो भी चीज़ें हैं उसको अच्छे ढंग से यूज़ करना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे आपका हो जाता है, पर्यावरण संरक्षित करने के लिए सबसे अधिक आवश्यकता प्रत्येक प्रकार के प्रदूषण को समाप्त करने की है, जैसे SO2 पर नियंत्रण, विद्युत चालित बैटरी चालित वाहनों का आविष्कार, जल स्रोतों को गंदा करना बंद करना चाहिए। भाई कुछ लोग क्या करते हैं, जल में गंदगी करते हैं, और अब जो ये मोटर और गाड़ियां हैं इसमें धुआं निकल रहा है, तो क्या हो रहा है, पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है। लोग क्या करते हैं, कचरा जो है डालते हैं मिट्टी पर, तो मिट्टी क्या होती है, वो उपजाऊ नहीं रह जाती है। तो इस तरह से क्या, मनुष्य ही अपने लिए गलत कर रहा है और उसी के साथ गलत होता है। लेकिन क्या सोचते हैं, ये हमारे साथ थोड़ी ना गलत होगा, ये तो जहाँ पे हमने डाला है उसके लिए, लेकिन ऐसा नहीं, उसका असर आप पे भी पड़ता है, वो कोई भी बंदा हो, है ना। तो हानिकारक गैसों के उत्सर्जन पर रोक आदि और अधिकाधिक वृक्षारोपण पर्यावरण संरक्षण के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो आपको पेड़ तो लगाना चाहिए, कम से कम पर बंदा अगर एक पेड़ लगाता है तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। स्टरलाइजेशन विधि से खाद्य पदार्थों को सूक्ष्म जीवों से कैसे सुरक्षित रखा जाता है, संक्षेप में बताएं। तो आपका स्टरलाइजेशन का तात्पर्य है कीटाणु रहित करना अथवा निर्जलीकरण करना। इस विधि से जीवाणु विषाणु को नष्ट करना यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो प्रभावपूर्ण तरीके से संक्रमणकारी तरीके कवक जीवाणु विषाणु को भोज्य पदार्थ औषधियाँ या जैविक संवर्धन माध्यम से नष्ट कर देती है। ऊष्मा रसायन विकिरणों उच्च ताप अथवा छानने से होता है। कीटाणु शोधन की दो विधियां हैं, भौतिक रासायनिक ऊष्मा के द्वारा छानकर, विकिरण द्वारा आदि रसायन एथिलीन ऑक्साइड ओजोन आदि का प्रयोग करके। उसके बाद है अभिसारी एवं अपसारी लेंस में क्या अंतर है, सचित्र संक्षेप में समझाएं या चित्र के साथ में आप उसको समझाएं। ये चीज़ क्वेश्चन की, ये मतलब डिमांड है क्वेश्चन की। तो यहाँ पे है, यदि किसी चिकने तल के पृष्ठ पर कलई यानी पॉलिश करके उसे परावर्तक बना दिया जाए तो यह दर्पण कहलाता है। यदि समतल कांच की प्लेट के एक ओर कलई कर दी जाए तो वो समतल दर्पण कहलाता है। यदि कांच के खोखले गोले को काटकर उसके एक पृष्ठ पर कलई कर दी जाए तो वो गोलीय दर्पण कहलाता है। ठीक है, यदि खोखले गोले के कटे भाग के उभरे पृष्ठ अर्थात उत्तल पृष्ठ पर कलई कर दी जाए तो वो अवतल दर्पण बनता है। यदि हम खोखले गोले को कटे भाग के धसे पृष्ठ अर्थात अवतल पृष्ठ पर कलई करें तो वो उत्तल दर्पण बन जाता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे चित्र भी देख लें, इसकी प्रैक्टिस भी कर लें, क्योंकि जब क्वेश्चन पूछा गया है, देख लीजिए आप 2018 में आया हुआ क्वेश्चन, सचित्र आपको बताना है वर्णन करके। उसके बाद आपका हो जाता है धातुओं के संरक्षण हेतु अपनाई जाने वाली विभिन्न विधियों को संक्षेप में लिखिए। तो यहाँ पे आपका हो जाता है खाने से प्राप्त खनिजों में मिट्टी, पत्थर तथा सिलिका आदि अशुद्धियाँ पाई जाती हैं। खनिजों में अधात्री या मैट्रिक्स को पृथक करने की प्रक्रिया सांद्रण कहलाती है। धातुओं में सांद्रण की निम्न विधियाँ हैं, द्रव चालित धुलाई, फैन उत्प्लावन विधि या झाग प्लवन विधि, घनत्वीय विधि, विद्युतीय चुंबकीय विधि। ये आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, और उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक प्रारूपिक पुष्प का चित्र बनाकर उसे लेबल कीजिए। देखिए ये चीज़ आप लोग ध्यान में रखिए कि देखिए ज़रूरी नहीं होता जो आप थर्ड सेमेस्टर में पढ़ रहे हैं वो यानी आपने थर्ड में पढ़ा है तो सेकेंड का भी कुछ आपसे पूछ लिया जाता है। फोर्थ में आप पहुँचे नहीं हैं, लेकिन एक आध क्वेश्चन फोर्थ के भी डाल दिए जाते हैं। तो हर एक चीज़ को आप लोग समझे, प्रीवियस ईयर करें तो ज़रूर उसको करें। क्यों? क्योंकि जो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो पहले के आप सेमेस्टर कंप्लीट कर चुके हो या आने वाला सेमेस्टर उसमें से भी क्वेश्चन ले लिए जाते हैं। और ये देखिए आपका फर्स्ट सेमेस्टर में भी है कि एक प्रारूपिक पुष्प का चित्र बनाकर उसे लेबल कीजिए, और यही सेम क्वेश्चन है ना।
तो इस तरह से आप इसको सीख लीजिए। हालांकि आपने फर्स्ट सेमेस्टर में इसको सीख ही लिया होगा। तो यहाँ पे आपका हो जाता है बाह्य दल पुंज, जायांग, पुमंग, बीजांड, ये सभी चीज़ें हो जाती हैं। हाइपर मेट्रोपिया को स्पष्ट कीजिए। तो यदि मनुष्य दूर की वस्तुएं तो स्पष्ट रूप से देख सकता है, परंतु पास की वस्तुएं स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता। तो इस दोष को दूर करने यानी इस दोष को दूर दृष्टि दोष कहते हैं। कारण क्या होते हैं? ये दोष निम्नलिखित में से किसी एक कारण से होता है। क्यों, कैसे होता है, देख लेते हैं। नेत्र लेंस में रेटिना तक की दूरी कम हो जाए, अर्थात नेत्र के गोले की लंबाई कम हो जाए, लेंस पतला हो जाए जिसके उसकी फोकस दूरी बढ़ जाए। तो आप लोग इसको देख लें, ठीक है। इस तरह से आप लोग चित्र भी बनाकर देख लें इसको। और दोष का निवारण आपको हो जाता है। इस दोष में नेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाती है जिससे नेत्र लेंस कम अभिसारी हो जाता है। इस दोष को दूर करने के लिए एक ऐसा लेंस प्रयुक्त करना चाहिए जिससे यह अधिक अभिसारी हो जाए। अतः इस दोष के निवारण के लिए उचित फोकस दूरी का उत्तल लेंस प्रयुक्त किया जाता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आपका आ गया, फ्यूज से क्या तात्पर्य है? साधारण बल्ब एवं हीटर फ्रिज में कितने एम्पियर का फ्यूज लगाते हैं? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चित्र भी आप इसको बना के देख लेंगे, 1 से 2 बार चित्र बनाएंगे तो आप अच्छे से बना लेंगे। विद्युत फ्यूज जो होता है, विद्युत फ्यूज एक ऐसी युक्ति है जिसको किसी विद्युत परिपथ में लगी हुई एक या अधिक विद्युत युक्तियों में से बहने वाली धारा का मान अधिकतम धारा की सीमा से अधिक होने पर उन युक्तियों की सुरक्षा के लिए प्रयुक्त किया जाता है। ये युक्तियां प्रायः विद्युत पंखा, रेफ्रिजरेटर, टेलीविज़न, रेडियो आदि होती है। संरचना यह एक छोटा पतला तार है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये एक छोटा पतला तार होता है जिसे उच्च प्रतिरोध तथा कम गलनांक वाले पदार्थ से बनाया जाता है। उदाहरण के लिए टिन व शीशे की मिश्र धातु प्रायः फ्यूज तार पोर्सिलीन होल्डर के 2 टर्मिनलों T1 तथा T2 के बीच कसा रहता है। इस होल्डर को पोर्सिलीन की एक कैसिंग में लगा दिया जाता है। इसे परिपथ के गर्म तार के साथ श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। तो आप लोग इसको देख लें। इस तरह से बहुत ही इजी है। आप 2 से 3 बार बनाएंगे तो आराम से इसको बना लेंगे, ठीक है। उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे फ्यूज तार का उपयोग यहाँ पे ये भी देख लेते हैं, फिर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है। जब किसी कारणवश जैसे वोल्टेज के उतार चढ़ाव के कारण या परिपथ में कहाँ पर लघु पतन हो जाने के कारण शॉर्ट सर्किट हो जाता है ना, तो ये अपने पे सारा ले लेता है। अगर ये ना लगा हो तो घर के जितने भी तार हैं वो सब ही जल जाएंगे, सब खराब हो जाएंगे। लेकिन ये अपने पे ले लेता है तो इसमें क्या होता है, इसी का तार जल जाता है। किसी विद्युत परिपथ में उसमें अधिकतम निर्धारित सीमा से अधिक धारा बहती है तो फ्यूज तार इतना अधिक गर्म हो जाता है कि वह पिघल जाता है। बल्ब तथा फ्रिज के लिए 5 एम्पियर तथा हीटर के लिए 15 एम्पियर से कम का फ्यूज लगाना चाहिए। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है, उच्च रक्तचाप बीमारी क्या है, इसके क्या क्या कारण हैं, लिखिए। तो हृदय के संकुचन यानी सिस्टोल के दौरान नीलन संकुचन होते हैं और रक्त को बलपूर्वक धमनियों में प्रवाहित करते हैं। ये धमनियाँ रक्त को शरीर में ले जाती हैं। धमनियों में बहता हुआ रक्त उसकी लचीली दीवारों पर दबाव डालता है, इसी को रक्तदाब कहते हैं। नीलियों के संकुचन के समय रक्त का दाब ज़्यादा ऊपर होता है, इसे सिस्टोली दाब या प्रकुंचन दाब भी कहते हैं। जब नीलियों में शिथिलन होता है तब यह दाब घट जाता है। इस कम दाब को डायस्टोली दाब या अनुशिथिलन दाब कहते हैं। आराम की अवस्था में एक वयस्क के हृदय का दाब 120/80 mmHg होता है, अर्थात प्रकुंचन दाब पारे के 120 मिमी स्तंभ द्वारा बने दाब का अनुशिथिलन दाब पारे के 80 मिली स्तंभ द्वारा बने दाब के बराबर होता है, ठीक है। उसके बाद आपका हो जाता है यांत्रिक तरंगों का आवृत्ति के अनुसार वर्गीकरण कीजिए। तो मध्यम के कणों के कंपन से तरंगे उत्पन्न होती हैं। इन तरंगों की यांत्रिक तरंगे यानी इन तरंगों को यांत्रिक तरंगे कहते हैं। यांत्रिक तरंगे 2 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? तो अनुप्रस्थ तरंग और अनुदैर्घ्य तरंग, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस तरह से पूछ लिया जाता है तरंगे कितने प्रकार की होती हैं, है ना। तो आपको आंसर वही देना है, यांत्रिक तरंगे तो ये कितने तरह की, तो यांत्रिक तरंगों का आवृत्ति के अनुसार वर्गीकरण कीजिए। यानी यांत्रिक तरंगे क्या हैं? तो यांत्रिक तरंगे 2 तरह की होती हैं। तो क्वेश्चन कुछ भी पूछ लें और बाकी आप इसको देख लें, इसको पढ़ लें, ठीक है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है तो इसलिए आप लोगों के सामने लेकर आए हैं। न्यूटन के गति विषयक तीनों नियम कौन से हैं? तो न्यूटन की गति का प्रथम नियम है, न्यूटन की गति का द्वितीय नियम है, न्यूटन की गति का तृतीय नियम है
तो प्रथम और द्वितीय नियम लगभग एक जैसे होते हैं और तृतीय नियम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम होता है। तो प्रथम नियम में ये होता है कि अगर कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वो तब तक रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। दूसरा जो नियम हो जाता है, तो इस नियम में पिंड पर लगाया गया बल उसके द्रव्यमान तथा उसके बल की दिशा में उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। तृतीय नियम ये होता है कि अगर कोई वस्तु पर आपने बल लगाया तो वो वस्तु पुनः आप पर बल लगाती है। जैसे घोड़ा जो है वो गाड़ी को खींच रहा होता है तो वो आगे की तरफ, तो पृथ्वी क्या करती है, पीछे की तरफ, तो मतलब तब वो गाड़ी आगे बढ़ती है। तो ये कौन सा नियम है, क्रिया प्रतिक्रिया का। गोली यानी बंदूक से गोली जब मारी जाती है या जैसे बंदूक चलाई जाती है तो बंदूक क्या करती है, पीछे की ओर धक्का मारती है। आप आगे की तरफ उसको करेंगे और वो पीछे की तरफ, यानी वो क्या होता है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम होता है। तो बस इतना ही आपको करना है। न्यूटन के ये 3 नियम है और न्यूटन की गति का प्रथम नियम, द्वितीय नियम और तृतीय नियम। ठीक है। पत्तियों के कार्य लिखिए। तो पत्तियों के कार्य आपको पता है कि कौन कौन से होते हैं। इसमें प्रकाश संश्लेषण, इसमें पत्तियां क्या करती हैं, भोजन बनाती हैं। श्वसन, इसमें भोजन का ऑक्सीकरण होने से ऊर्जा उत्पन्न होती है। वाष्पोत्सर्जन, इस प्रक्रिया में पौधे का आवश्यकता से अधिक पानी पत्तियों की सतह में वाष्प के रूप में वाष्पित होता है। और भोज्य पदार्थों का संचयन, पत्तियों का कार्य भोजन निर्माण करना तथा उसका संचयन करना। और कायिक जनन, कुछ पत्तियां जैसे अजूबे की पत्तियां द्वारा कायिक जनन होता है। और देखिए इस तरह के क्वेश्चन कितने पूछे जाते हैं कि कायिक प्रवर्धन क्या होता है, कायिक जनन क्या होता है। यानी बीजों से तो पौधे उगते ही हैं। बीज क्या होता है, एक सुसुप्त अवस्था में होता है, उसको क्या मिल जाता है, मिट्टी मिल जाती है और उसको जल मिलता है और उसको प्रकाश मिलता है। तो इन तीनों की उपस्थिति में क्या होता है, बीज जो है वो सोई हुई अवस्था में होता है और वो क्या होता है, उगने के लिए तैयार हो जाता है, फिर वो अंकुरित होता है। ठीक है। लेकिन बीज तो है ही है पौधे के निर्माण के लिए, लेकिन कुछ कुछ पौधे ऐसे होते हैं और जैसे आपका जड़, तना, पत्ती द्वारा भी नए पौधे का क्या होता है, नया पौधा बन जाता है। तो ये कायिक प्रवर्धन कहलाता है। अगर कायिकी प्रवर्धन, कायिकी प्रजनन पूछ लिया जाए तो आप आराम से इसको लिख देंगे कि जड़, तना, पत्ती द्वारा नए पौधे उगाते हैं, उगाना वही कायिक प्रवर्धन कहलाता है। ये आपने फर्स्ट सेमेस्टर में भी पढ़ा है। ठीक है। प्राकृतिक संपदा क्या, इसके संरक्षण के उपाय लिखिए। तो प्राकृतिक यानी हमें जो गॉड गिफ्टेड जो चीज़ें मिली हैं, जो हमें प्रकृति की तरफ से उपहार स्वरूप मिली हैं, जिनके लिए हमें कुछ देना नहीं पड़ता है, कोई बिल नहीं पे करना पड़ता है, ठीक है ना, वो हमें मिलती ही रहती है। भाई सूर्य ऊर्जा आपको मिल रही है तो ऐसा तो है नहीं कि वो सीमित मात्रा में मिल रही है, उसका आप चाहे जितना भी यूज़ कर लें वो ख़त्म नहीं होती। जैसे जल है, आप जितना भी यूज़ करें ख़त्म नहीं होता। वो बात अलग कि आप ज़्यादा यूज़ करेंगे, कोई भी चीज़ अगर हद से ज़्यादा यूज़ करेंगे तो एक दिन परेशानी तो आपको होगी ही, लेकिन ये है कि ये मिल जाता है। तो ये सभी चीज़ें क्या है, हमें गॉड गिफ्टेड मिली हैं और प्रकृति की तरफ से उपहार स्वरूप चीज़ें मिली हैं। तो यही प्राकृतिक संपदा होती है। और इनके संरक्षण के उपायों को लिखिए। तो संरक्षण तो इनका करना ही चाहिए, क्योंकि अगर चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी या ख़त्म के कगार पे होंगी तो परेशानी किसको होगी, तो परेशानी हम ही लोगों को होगी। ठीक है। उसके बाद है प्रतिजैविक दवाएं किसे कहते हैं, इनका उपयोग लिखिए। तो प्रतिजैविक दवाएं जिनको एंटीबायोटिक कहते हैं, है ना। तो प्रतिजैविक दवाएं जो हो जाती हैं वो एक पदार्थ या यौगिक है जो जीवाणु को मार डालता है या उसके विकास को रोकता है। तभी तो कहते हैं एंटीबायोटिक दवा होनी चाहिए, यानी जीवाणुओं को वो मार देगा। प्रतिजैविक रोगाणुरोधी यौगिकों का व्यापक समूह होता है जिसका उपयोग कवक और प्रोटोजोआ सहित सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखे जाने वाले जीवाणुओं के कारण हुए संक्रमण के इलाज के लिए होता है। औषधीय रसायन विज्ञान की प्रगति के साथ साथ अब अधिकतर एंटीबायोटिक्स सिंथेटिक ही हैं, जिन्हें प्रकृति में पाए जाने वाले मूल यौगिक से रसायन रूप से संशोधित किया जाता है, जैसे कि बोटालैक्स, जिसमें पेनिसिलियम, सिकालॉस्पोरिन और कार्बोपेनम्स के कवक द्वारा आधारित पेनिसिलिन भी शामिल है। उपयोग एनेस्थेटिक दवाओं का उपयोग मुख्य रूप से शल्य चिकित्सा के दौरान अंगों को चेतना शून्य करने के लिए किया जाता है। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है सूक्ष्म जीवों की उपयोगिता लिखिए। तो सूक्ष्म मतलब छोटे, बहुत छोटे, है ना, जिनको हम लोग क्या करते हैं, सूक्ष्मदर्शी से देख सकते हैं। तो सूक्ष्म जीव मक्खन, पनीर, दही, सिरका आदि पदार्थ प्राप्त करने के लिए विभिन्न प्रकार के जीवाणु अत्यंत लाभदायक हैं। अभी दही जो बन जाता है, अगर आप उसको सूक्ष्मदर्शी से देखेंगे तो उसमें लाखों इस तरह से क्या होंगे, सूक्ष्म जीव होंगे। तो आप कहेंगे इसमें ये हम सब खा डालते हैं, तो जी हाँ, आप बिल्कुल उनको खा डालते हैं, ठीक है। और अगर वो उनको खाएंगे नहीं तो आपकी पाचन शक्ति नहीं, क्योंकि वो सब पाचन क्रिया में सहायक भी होते हैं।
तो और सिरका ऐसे ही हो जाता है, पनीर दही ये सभी इसमें। कॉफ़ी, कोको तथा चाय के उत्पादन में जीवाणु महत्वपूर्ण काम करते हैं। अब बताओ, कॉफ़ी बनाने में भी, कोको बनाने में भी, सब में। एल्कोहल से सिरका बनाने का कार्य एसिटोबैक्टर एसिटाई के द्वारा होता है। कृषि में कई प्रकार के जीवाणु उपयोगी होते हैं जो उर्वरा शक्ति को बढ़ाते हैं। मृत पदार्थों को सड़ा गलाकर सरल यौगिक जैसे अमोनिया आदि में इनको तोड़ देते हैं। उसके बाद क्वेश्चन है, उत्तल दर्पण के द्वारा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? तो दो पतले उत्तल लेंस L1 व L2, दो पतले उत्तल लेंस L1 व L2 जिसकी मुख्य अक्ष एक ही तथा फोकस दूरियां क्रमशः F1 व F2 हैं, वायु में एक दूसरे के संपर्क में रखे हैं। एक बिंदु वस्तु O अक्ष मुख्य अक्ष पर पहले लेंस L1 के सामने दूरी पर रखी है। यदि लेंस L2 ना हो तो लेंस L1 बिंदु वस्तु O का प्रतिबिंब पर बनाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका ग्रीन हाउस गैसीय प्रभाव का धरती के बढ़ते तापमान से क्या संबंध है, स्पष्ट कीजिए। तो पृथ्वी प्रतिदिन सूर्य से वृहद मात्रा में ऊर्जा ग्रहण करती है जिसका अधिकांश भाग लगभग इसी वेग से पुनः इंफ्रारेड किरणों के रूप में उत्सर्जित कर दिया जाता है। इस प्रकार पृथ्वी की ऊर्जा और ताप का संतुलन बना रहता है और वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड और जल वाष्प इंफ्रारेड किरणों को शोषित करके किरणों का कुछ भाग पृथ्वी के पृष्ठ को पुनः उत्सर्जित कर देते हैं जिससे पृथ्वी का ताप बढ़ जाता है। इसे हरित गृह प्रभाव कहते हैं। यह ग्लोबल वार्मिंग का कारण है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका हो जाता है, रॉकेट के उड़ने का सिद्धांत संक्षेप में समझाएं। तो रॉकेट आप इसको बनाना सीख लें क्योंकि चित्र भी आ जाता है और इसमें आपका हो जाता है कि रॉकेट न्यूटन के गति विषयक तृतीय नियम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। जब रॉकेट के अंदर ईंधन जलता है इससे बहुत अधिक मात्रा में गर्म गैसें उत्पन्न होती हैं जो रॉकेट के पीछे बने छोटे छिद्र से अत्यधिक वेग से जेट के रूप में बाहर निकलती हैं। ये गैसें क्रिया बल के कारण बाहर निकलती हैं। इसके विपरीत व बराबर प्रतिक्रिया बल के कारण रॉकेट आगे बढ़ता है। गोलीय दर्पण के 5 उपयोग लिखिए। तो इसमें देख लेते हैं, यदि किसी चिकने तल के पृष्ठ पर कलई या पॉलिश करके उसे परावर्तक बना दिया जाए तो यह दर्पण कहलाता है। यदि समतल कांच की प्लेट में एक और कलई कर दी जाए तो यह समतल दर्पण कहलाता है। ये देखिए रिपीटेड क्वेश्चन है तो आप लोग इसको देख लीजिएगा क्योंकि आप लोग इसको समझिए, चीज़ों को पढ़िए और ज़्यादा टाइम भी आपका ना लगे और सभी चीज़ें रिवीजन भी हो जाएँ, सभी चीज़ें आपको मिल भी जाए, है ना। तो कोशिश यही कर रहे हैं कि फटाफट से आपका रिवीजन हो जाए और आप ये देख लें, देखिए क्वेश्चंस आते हैं, रिपीट होते हैं। ठीक है, तो किसी खाली बड़े कमरे में आवाज़ करने पर उसकी गूंज क्यों सुनाई देती है? तो ये भी देखिए रिपीटेड क्वेश्चन है। ध्वनि के परावर्तन के कारण हमें गूंज सुनाई देती है। ध्वनि को फैलाने से बचाकर उन्हें बार बार परावर्तित करके एक दिशा में भेजने से ध्वनि की तीव्रता बढ़ जाती है। और संगीत हॉल तथा सिनेमा हॉल की छतें वक्री बनाई जाती हैं जिससे छत से परावर्तित होकर ध्वनि सभा भवन के सभी भागों में पहुँच जाए। और किसी पहाड़ी में वही चीज़ बताई कि नाम लेते हैं तो फिर से वो हमारे पास पुनः से वो वापस आ जाता है। ध्वनि संचरण के लिए 3 सिद्धांत लिखिए। तो ध्वनि संचरण में हमारे कान जिस संवेदन का अनुभव करते हैं उसे ध्वनि कहते हैं। यह ऊर्जा का एक रूप है और इसके लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है। ध्वनि तभी उत्पन्न होती है जब वस्तुएं कंपित होती हैं। ये कंपित वस्तुएं माध्यम जैसे वायु में विक्षोभ उत्पन्न करती हैं। कंपन करती हुई वस्तु माध्यम में ऊर्जा देती हैं। इसे वायु के कणों को धक्का लगता है और वे आस पास आ जाते हैं। कहीं वायु का घनत्व बढ़ जाता है, कहीं अधिक घनत्व वाला वायु क्षेत्र संपीड़न तथा कम वाला विरलन कहलाता है। यहाँ पे इन्हीं के आगे बढ़ने से ध्वनि का संचरण होता है। ठीक है, मीथेन गैस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट आपका हो जाता है। प्राकृतिक गैस तथा तेल कूपों से निकलने वाली गैसों में पाई जाती है। मीथेन प्रकृति में दलदली स्थानों में भी पाई जाती है जिसके कारण इसे मार्श गैस भी कहते हैं। अब ये आ जाए, मार्श गैस क्यों कहते हैं? क्योंकि ये दलदली स्थानों में पाए जाते हैं, इसीलिए इसे मार्श गैस कहते हैं। कोयले की खानों से निकलने वाली गैसों में इसकी मात्रा कितनी होती है? तो 40% तक होती है जिसके कारण इनमें प्रायः आग लग जाती है, अतः इसे नम अग्नि भी कहा जाता है। अब नम अग्नि किसे कहा जाता है, मार्श गैस किसे कहा जाता है, क्यों कहा जाता है? तो आपको पता है मीथेन गैस है और ये दलदली भूमि में पाई जाती है। जापानी मस्तिष्क ज्वर क्या है? इसका संक्रमण किससे होता है? तो जापानी मस्तिष्क ज्वर यह एक विषाणु तथा जीवाणु दोनों के द्वारा फैलता है तथा शरीर में मस्तिष्क तथा मेरुरज्जा की झिल्लियों पर आक्रमण करता है। यह हर्पीज
सिंप्लेक्स विषाणु के द्वारा फैलता है। ये आप विषाणु याद कर लें, जो क्यूलेक्स मच्छर के द्वारा स्थानांतरित होता है। 103 डिग्री से 105 डिग्री फ़ारेनहाइट तक बुखार, मस्तिष्क की झिल्लियों में सूजन, थकान तथा ग्रीवा में कठोरता, आलस तथा भ्रम का होना, सांस लेने में कष्ट तथा याददाश्त में कमी आना। रोकथाम इसके क्या है? मच्छरों की वृद्धि को रोकना, नालियों में जो कीटाणुनाशक दवाएं उनका छिड़काव करना, विषाणु प्रतिरोधी औषधि का प्रयोग, दर्द निवारक औषधि का प्रयोग, पूर्ण विश्राम। क्योंकि आधी चीज़ें तो ऐसे ही दूर हो जाती हैं। जब शरीर में थकान आती है तो ऐसा लगता है बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है, लेकिन जब शरीर को आराम दे दिया जाता है, थोड़ी सी आराम कर ली जाती है, तब भी आधी चीज़ें तो ऐसे ही सॉल्व हो जाती हैं ना। और यहाँ पे व्यक्तिगत वस्तुओं का दूसरे के साथ साझा नहीं, और हाथों की सफाई का ध्यान तथा प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत व स्वस्थ रखना। मटर कुल के पौधे की जड़ का नामांकित चित्र बनाना है, तो सिर्फ आपको चित्र ही बनाना है, यहाँ पे पूछा गया है। तो आप देखिए ये ऊपर का जो होता है इसको क्या भूमि मान ली जाती है, भूमि होती है, और बस आपको यूं कर देना है और उसमें सर्किल बना देना है। तो मटर कुल का पौधा है, नाइट्रोजनीकृत जीव, और यहाँ पे आपको लिख देना है, ठीक है। अनुकूलन किसे कहते हैं? जलीय एवं मरुस्थलीय अनुकूलन को संक्षेप में समझाएं। अनुकूलन यानी उसके जहाँ पे आप रह रहे हैं उसके अनुकूल आपको ढल जाना, यानी एडजस्ट कर लेना, वही अनुकूलन होता है। और अनुकूलन देखिए, जलीय अनुकूलन क्या है भाई? मछली क्या है? मछली जल में रहने के लिए अनुकूलित है, क्योंकि उसके गलफड़े हैं, उसका धारा रेखी शरीर है, नाव जैसा बना है, ऐसे है। और आपका पूछा है जलीय मरुस्थलीय। मरुस्थल में देखिए, मरुस्थल में क्या है? ऊँट है। यहाँ पे अनुकूलन, यहाँ पे देखिए जलीय मरुस्थलीय अनुकूलन को समझाएं। यहाँ पे ये नहीं कहा गया कि जीव जंतु, आप सबके बारे में बात कर सकते हैं, है ना। इस तरह से क्वेश्चन हो तो आप सभी का एग्जाम्पल दे सकते हैं। तो वहाँ पे ऊँट है, तो वो उसके अनुकूल ढला हुआ है, उसके गद्दीदार पैर हैं, वो अपनी थैली में पानी भर लेता है, हफ्तों तक वो चला लेता है। वहाँ के जो पेड़ है तो वो भी क्या है? कांटेदार हो जाते हैं, वो अपने में कांटे, वो लंबी नुकीली, उसमें लंबी नुकीले कांटे निकल आते हैं। क्यों? क्योंकि वो वहाँ के अनुकूल हैं। और कांटे क्यों निकल आते हैं? क्योंकि वो पानी को वाष्प बनकर ऊपर उड़े नहीं, उसी में रुका रहे, तो इसलिए होता है। यानी अनुकूलन का मतलब होता है एडजस्ट होना, और जहाँ पे आप एडजस्ट हो गए तभी तो आप जी पाएंगे, अन्यथा ज़िंदगी नहीं है, वही वाली चीज़ है। तो आप इस तरह से लिख देंगे। उसके बाद है कार्बनिक रसायन का क्या अभिप्राय है? कार्बनिक यौगों में श्रृंखलन की विशेषता को उदाहरण सहित समझाएं। तो कार्बनिक यौगों की अधिक खोज और शोध करने से यह ज्ञात हुआ है कि अनेक यौगिक वनस्पतियों तथा जीवों दोनों में ही समान रूप से पाए जाते हैं। अतः जंतु पदार्थ और वनस्पति पदार्थों का पृथक रखना, यानी अलग अलग रखना, निरर्थक सिद्ध हुआ। परंतु इस समय भी यह भी आवश्यक समझा गया है कि खनिज पदार्थों और जीवित पदार्थों से प्राप्त यौगिकों का अध्ययन अलग अलग किया जाए। उस समय ये विश्वास किया था कि जंतु पदार्थ तथा वनस्पति पदार्थ प्रयोगशाला में नहीं बनाए जा सकते। इन सभी पदार्थों को कार्बनिक कहा गया, और रसायन विज्ञान की वो शाखा जिसमें पदार्थों का अध्ययन किया जाता है अकार्बनिक रसायन कहलाती है। बाकी आप लोग इसको देख लीजिए, सरसरी नज़र से आप लोग इसको पढ़ें ज़रूर, ठीक है। प्रणाब पर्व किसे कहते हैं? तो ये आपका है कि ये प्रणाब स्तंभ का छोटा रूप होता है। इसमें मुख्य तना सामान्य होता है और पत्तियां बहुत छोटी तथा शल्की होती हैं, जैसे शतावरी या एस्पेरेगस। जलीय पौधों की पत्तियां की विशेषता भाई इसमें मोमीय होती है, और ये क्या होते हैं? ये चौड़ी होती हैं, है ना। तो जलीय पौधे की पत्तियों की यही विशेषता होती है। और भी यहाँ पे भी लिखा हुआ है, जलीय पौधे की पत्तियां कटी फटी होती है, सिंघाड़े में परवृंत फूला हुआ होता है। आप इस तरह से लिखेंगे। जीवाणु कोशिका की संरचना का नामांकित चित्र, तो इसको भी आप लोग देख ज़रूर लीजिएगा। ये जीवाणु है, इसकी संरचना आपको बनानी है। और राइजोसोम, झिल्ली, कोशिका द्रव्य, स्केल, कोशिका भित्ति, ये सभी आपको लिखने, यानी इसका नामकरण ज़रूर करना है। ऐसा नहीं आपने सिर्फ चित्र बना दिया और नामकरण इसका नहीं किया। ओजोन परत अच्छे से आप क्या समझते हैं, इसके कारणों पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो ओजोन का निर्माण आणविक ऑक्सीजन पर पराबैंगनी किरणों की क्रिया से होता है। आधुनिक जीवन शैली में उपयोगी कुछ रसायन जैसे फ्लोरोकार्बन, यहाँ पे है फ्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन ओजोन से अभिक्रिया कर आणविक तथा परमाणविक ऑक्सीजन में विखंडन कर ओजोन स्तर का अपक्षय कहते हैं।
और इसे ही ओजोन छिद्र कहते हैं। ओजोन परत पर हो रहे क्षरण के लिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस प्रमुख रूप से उत्तरदायी है। इसके अलावा हैलोजन, मिथाइल क्लोरोफॉर्म, कार्बन टेट्राक्लोराइड आदि रासायनिक पदार्थ भी ओजोन को नष्ट करने में योगदान देते हैं। उसके बाद है मटर कुल के पौधे के जड़ का नामांकित चित्र। देखिए दोबारा रिपीट हुआ है, तो आप लोग इसको भी सीख ले बनाना। प्रकाश के अपवर्तन का नियम, ये भी आपका रिपीट हुआ। अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण, ये भी आपका रिपीट हुआ। और प्रकाश में प्रकीर्णन से आप क्या समझते हैं? जब प्रकाश किसी ऐसे माध्यम से गुजरता है जिसमें धूल एवं अन्य पदार्थों के अत्यंत सूक्ष्म कण होते हैं, तो इनके द्वारा प्रकाश समस्त दिशाओं में प्रसारित हो जाता है। इस घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। बैंगनी रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। अगर आ जाए कि किस रंग का प्रकाश प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, तो बैंगनी रंग का। और लाल रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। आकाश का नीला रंग प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही है। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं यहाँ पे संतृप्त हाइड्रोकार्बन तथा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में अंतर बताएं। तो वे हाइड्रोकार्बन यौगिक जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य एकल बंध संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। अगर एकल बंध हैं तो वो संतृप्त कहलाते हैं, और असंतृप्त जिसमें त्रिबंध द्विबंध होते हैं तो वो असंतृप्त। ये भी आपका रिपीटेड क्वेश्चन है। बिना स्पर्श किए समतल, अवतल तथा उत्तल दर्पण को कैसे पहचानेंगे? तो प्रतिबिंब द्वारा। यदि प्रतिबिंब समान आकार का है तो दर्पण समतल होगा, छोटा व आभासी है तो उत्तल होगा। अवतल दर्पण में देखने पर वस्तु सीधी और बड़ी दिखाई देती है। शरीर के अंगों को गति प्रदान करने वाले ऊतक का नाम लिखिए तथा चित्र बनाएं। तो चित्र देखिए आप आते ज़रूर हैं, है ना, आप लोग इसकी प्रैक्टिस कर लें, कुछ भी तो नहीं है। सार्कोप्लाज्म केंद्रक, सार्कोलेमा ये हो जाता है। एड्स के कारण एवं रोकथाम, तो एड्स के कारण क्या है? अगर सिलंज लग जाता है, जैसे जो सुई होती है वो एक दूसरे, जैसे किसी के लगी फिर वही आपका सिलंज यूज़ कर लिया गया, तो इससे भी एड्स हो जाता है ना। तो यहाँ पे आप देख लेते हैं कि HIV एड्स नामक विषाणु से होता है। संक्रमण के लक्षण 12 सप्ताह में के बाद ही रक्त की जांच से ज्ञात होते हैं। यह विषाणु शरीर में प्रवेश कर चुका है, ऐसे व्यक्ति को HIV पॉजिटिव कहते हैं। HIV पॉजिटिव व्यक्ति कई वर्षों यानी 6 से 10 वर्ष तक सामान्य रहता है। मतलब किसी के अगर एड्स हो जाता है तो ऐसा नहीं है तुरंत उसके सिम्टम्स नहीं पता चलते, तुरंत नहीं होता है कि हाँ इसके एड्स हो गया। 6 से 10 वर्ष तक वो नॉर्मल ज़िंदगी जीता है जैसे सब जी रहे हैं। उसके बाद सिम्टम्स दिखाई देने लगते हैं और सामान्य जीवन व्यतीत कर सकता है, लेकिन दूसरों को बीमारी फैलाने में सक्षम होता है। लेकिन इसके संपर्क में जो लोग रहते हैं वो संक्रमित हो सकते हैं। ये चीज़ होती है। यह विषाणु मुख्यतः शरीर को बाहरी रोगों से सुरक्षा प्रदान करने वाले रक्त में मौजूद टी कोशिकाओं, सेल्स व मस्तिष्क की कोशिकाओं को प्रभावित करता है, धीरे धीरे उन्हें नष्ट करता रहता है। कुछ वर्षों बाद 6 से 10 वर्ष यह स्थिति हो जाती है कि शरीर आम रोगों के कीटाणु से अपना बचाव नहीं कर पाता और तरह तरह का संक्रमण इन्फेक्शन से ग्रसित होने लगता है। इस अवस्था को एड्स कहते हैं। ठीक है, जलीय पौधे के गुण उदाहरण देकर समझाएं। तो जलीय यानी जलीय जो पौधे होते हैं उसमें जो पत्तियां होती हैं वो मोमियाँ होती हैं, चौड़ी होती हैं, कुछ कटी फटी होती हैं। तो यही इनकी क्या है, इनके खूबियां हैं। और जैसे इसमें देख लेते हैं, जैसे हाइड्रा कुछ फूले हुए तनों और डंठलों वाले पौधे जल की सतह पर तैरते हुए मिलेंगे, जैसे जलकुंभी है। इनके अलावा आपके परिचित कमल, कुमुदनी और सिंघाड़े के पौधे भी इसमें मिलेंगे, जिनका आधा भाग पानी में डूबा हुआ होता है और आधा सतह के ऊपर होता है। और अगर ये जल के अनुकूल ना हो तो अभी ऐसी पत्ती आप डालें, नॉर्मल जो स्थल पर उगते हैं पौधे, तो वो सड़ जाती हैं। लेकिन ये क्यों नहीं सड़ती हैं? क्योंकि ये इसके अनुकूल हैं। बस आपको यही सब लिखना है। सुचालक तथा कुचालक पदार्थों में अंतर। तो वे पदार्थ जिनमें से विद्युत धारा बिना किसी विशेष प्रतिरोध के प्रवाहित हो सकती है उन्हें सुचालक पदार्थ कहते हैं। उदाहरण जैसे चांदी, कापर, एल्यूमिनियम, ग्रेफाइट आदि। कुचालक वे पदार्थ जिनमें से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है कुचालक पदार्थ कहलाते हैं, जैसे सूखी लकड़ी, प्लास्टिक, कांच, कागज, ये हो जाते हैं। चंद्र ग्रहण को आप समझाएं तो हमने आपको बताया था चंद्र ग्रहण, तो चप्पू से याद रखेंगे। चप्पू, जो चप्पू नहीं होता है, नाव जब खेलते हैं तो इस तरह से इसको, ये पानी होता है तो इसको आप चप्पू मान लें। ठीक है, तो चंद्र ग्रहण कब होता है? तो पूर्णिमा को होता है। इसमें क्या होता है, देखिए सूर्य, चाहे वो सूर्य ग्रहण हो या चंद्र ग्रहण हो, सूर्य अपनी जगह पे ही रहता है। ये हम बार बार बताते हैं जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है। उसके बाद क्या होता है, इसमें परिवर्तन होता है। तो चंद्र ग्रहण में क्या होता है, चंद्रमा आपका देखिए यहाँ पे हो गया और पृथ्वी क्या है वो बीच में आ जाती है। यही तो होता है ना, पृथ्वी बीच में आ जाती है तो आपका क्या हो जाता है, तो चंद्र ग्रहण पड़ जाता है।
और आपको पता है कि ये कब पड़ता है, चपू यानी पूर्णिमा को पड़ता है, और सूर्य ग्रहण आसू यानी अमावस्या को पड़ता है। तो आप लोग इस चित्र भी बना के और अच्छे से आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। भोज्य पदार्थों के परिरक्षण की विधियाँ, तो भोजन को परिरक्षण करने की क्या क्या विधियाँ हैं तो देख लेते। परिरक्षण उसको मतलब सेव रखना और ख़राब भी ना हो, वही तो होता है। जैसे अचार रखा जाता है तो कहाँ ख़राब होता है। तो पके हुए भोजन को जीवाणु तथा कवक बिना पके हुए भोजन की अपेक्षा बड़ी शीघ्रता से खराब कर देते हैं, इसलिए इनको परिरक्षित किया जाता है। पके हुए भोजन को, भोज्य पदार्थों को जीवाणु कवक आदि से सुरक्षित रखना ही भोज्य पदार्थों का परिरक्षण कहलाता है। रसायनों द्वारा साइट्रिक अम्ल, सोडियम मेटा बाइसल्फाइड, सोडियम बेंजोइट तथा एसिटिक एसिड आदि का प्रयोग करके जैसे जैम, जेली, जूस आदि को परिरक्षित किया जाता है। आप बोतल खरीद लाते हो, आप शीशे खरीद लाते हो, तो ऐसा तो नहीं है कि इसमें कोई चीज़ मिली नहीं है तो ये आपको सुरक्षित चीज़ें मिल गई। इसमें चीज़ों का यूज़ किया जाता है तभी ये सुरक्षित रहती हैं, तभी आप इनको यूज़ कर पाते हैं, है ना। डिब्बाबंदी, और इसमें अचार तैयार करना, सुखाना, भाई सुखा कर भी चीज़ें सुरक्षित रखी जाती हैं, है ना। कुछ चीज़ें होती हैं मौसमी होती हैं, भाई मौसम में मिली और अदर जैसे 4 महीने तक तो मिली, 3 महीने तक तो मिली, उसके बाद वो चीज़ें नहीं मिलती, हमें खाना है पूरे वर्ष, तो वो कैसे, तो हमको क्या करना होता है, परिरक्षित करना होता है, ये हो जाता है आपका। और कुछ चीज़ें उबाल कर भी रखी जाती हैं, तो ऐसे आप लोग लिख देंगे। और पेट्रोल को जीवाश्म ईंधन क्यों कहा जाता है, तो ऐसे ईंधन जिनकी उत्पत्ति करोड़ों वर्ष पूर्व जीव जंतु में पृथ्वी के अंदर दबने से हुई है, जीवाश्म ईंधन कहलाते हैं। जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये सभी हो जाते हैं, ठीक है। पेट्रोल जीवाश्म ईंधन कैसे हैं, तो पेट्रोलियम एक गाढ़ा, चिपचिपा, दुर्गंधयुक्त तथा गहरे रंग का ज्वलनशील पदार्थ है जो पृथ्वी के अंदर विभिन्न गहराइयों पर चट्टानों के ऊपर पाया जाता है। पेट्रोल, डीजल, केरोसिन अथवा मिट्टी का तेल पेट्रोलियम से ही प्राप्त होता है, ठीक है। उसके बाद आपका है मनुष्य के उत्सर्जी तंत्र का नामांकित चित्र बनाएं। तो उत्सर्जी अंक, मनुष्य के उत्सर्जी अंक देखिए इस तरह से, अंग इस तरह से आप बनाएंगे, इसको आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, इस तरह से आप इसको बनाएंगे, ठीक है। इसको आप, ये नली है और यहाँ पे ये, तो बायां वृक्क, दायां वृक्क, महाधमनी, महाशिरा, मूत्रवाहिनी, ये आप इस तरह से इसको करेंगे, यानी नामांकित चित्र बनाएंगे। मानव का उत्सर्जन अंग, ऊँट की संरचना मरुस्थलीय जीवन के अनुकूल है, सिद्ध कीजिए। भाई उसके जो गद्दीदार पैर हैं वो वहाँ के अनुकूल हैं। ये यहाँ पे ये कह रहे हैं कि मरुस्थलीय जीवन के लिए। अब वहाँ पे रेगिस्तान है, वहाँ पे बालू ही बालू है, तो वो क्यों वहाँ पे रह पा रहा, क्योंकि उसके पैर गद्दीदार हैं, इसलिए वो चलने में है। वहाँ का वो जहाज भी कहा जाता है, ठीक है। वो वहाँ पे दौड़ सकता है। अभी आप यहाँ ले आओ, अपने एरिया में ले आओ, ईंटों पे उसको चलाओ, रोड पे चलाओ, डामर वाली रोड पे चलाओ, तो क्या वो दौड़ सकता है? नहीं, वो नॉर्मली चल लेगा ज़रूर, लेकिन दौड़ नहीं पाएगा जितनी तेज़ी से वहाँ दौड़ता है। भाई दौड़ता है तभी तो जहाज कहलाता है। प्लस वो क्या करता है, अपनी थैली में पानी भर लेता है, हफ्तों तक वो पानी को चलाता है, यानी वो वहाँ के अनुकूल है, ठीक है। तो आप यही चीज़ें लिखेंगे। उसके बाद है अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने के नियम लिखिए। तो ये भी आपका रिपीटेड क्वेश्चन है, तो आप लोग यहाँ पे देख लें। और प्राकृतिक संपदा क्या है, जो हमें गॉड गिफ्टेड मिलती हैं, यानी प्रकृति की तरफ से हमें उपहार स्वरूप मिलती हैं, वो क्या होती हैं, वो प्राकृतिक संपदा कहलाती हैं। जैसे मृदा, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ये सभी चीज़ें हमें क्या, प्रकृति की तरफ से मिली हैं। तो आप लोग इसको समझ लें, ठीक है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास से होने वाली हानियों को संक्षेप में बताएं। तो इसमें जो हानियां हैं, तो आपको पता है विज्ञान से क्या क्या हानियां हैं। भाई विज्ञान ने आज प्रगति कर ली, कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जहाँ पे विज्ञान नहीं है, क्योंकि विज्ञान वरदान भी है तो अभिशाप भी है। वरदान के बारे में हमने पढ़ा कि आज जो चीज़ें हमारे चारों तरफ है, क्योंकि हमको उस चीज़ की कहते नहीं, आवश्यकता आविष्कार की जननी है, तो आविष्कार हुआ। जैसे हम क्या है, पहले सिल से मसाला पीसते थे, तो आज क्या है कि मिक्सी आ गई, मिक्सर ग्राइंडर। और जैसे कपड़े धोते थे, तो आज क्या है, वॉशिंग मशीन आ गई, हाथों से धुलते थे। यानी ये चीज़ हुई कि ये चीज़ की ज़रूरत है। क्या होता था, पैदल चलते थे तो महीनों के हिसाब से हमें सफ़र तय करना पड़ता था। आज क्या है, आधे घंटे में आप कहाँ से कहाँ पहुँच जाएंगे पता भी नहीं चलेगा, है ना। तो ये चीज़ है, तो हमारे लिए ये वरदान तो साबित हुए हैं, लेकिन अभिशाप भी ऐसे हैं कि अभिशाप भी ये हमारे लिए हैं, क्योंकि किसी में कोई चीज़ अच्छाई होती है तो उसमें बुराई भी होती है। यानी इससे कितना प्रदूषण बढ़ रहा है, लोगों को रोज़गार नहीं मिल रहा है। जहाँ पे क्या था, 10 लोगों का काम था, वहाँ पे एक बंदा उस मशीनरी को चला रहा है, यानी 9 लोग बेरोज़गार है। तो ये भी तो है। यानी अगर आप कहो तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास से बहुत सारी हानियाँ आप भर भर के लिख सकते हो। अपने चारों तरफ सोचो कि किस तरह से बेरोज़गारी भी फैली है, किस तरह से प्रदूषण भी फैला है ना।
तो ये सब चीज़ें क्या है कि भाई विज्ञान वरदान तो था, है, आज भी है भाई। ये सारी चीज़ें जितनी भी हैं, ये मोबाइल है, ये टीवी है, लैपटॉप है, ये मशीनें हैं, हर क्षेत्र में, लेकिन उनसे हमको नुकसान भी बहुत हो रहा है। पहले मनुष्य का जीवन कितना था, 100 साल आका जा रहा था, आज कितना 60 साल आका जा रहा है। जब मनुष्य की ज़िंदगी ही नहीं रह रही है तो इससे बड़ा नुकसान क्या है ना। तो यही सब चीज़ें आपको लिखनी है। बाकी इतना भी ना लिखने बैठ जाइएगा कि 1 घंटे का पेपर है, पता चला एक ही लिख दें। जितना भी आप लिखेंगे तो मतलब इसके बारे में जितना भी आप लिखेंगे कम ही होगा, लेकिन आप थोड़ा सा लिखेंगे जितना सीमित हो, जितना इनफ हो, ठीक है ना। यकृत के कार्य लिखिए। यकृत की कोशिकाएं पित्त का स्रावण करती हैं जो पाचन में सहायता करता है। यकृत आंतरिक नाल एवं सामान्य परिवहन के मध्य सेतु का कार्य करता है और वसा का संचरण करता है। यकृत अमोनिया को यूरिया में बदलता है। विषैले पदार्थों को यकृत कोशिकाएं निष्क्रिय बनाकर शरीर की रक्षा करती हैं। लाल रुधिर कणिकाएं एवं प्रोटीन का निर्माण यकृत में होता है। उसके बाद है मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र बनाकर कार्य बताएं। तो हमने आपको चित्र देखिए यहाँ पे अभी दिखाया, आपको वही चित्र बना देना है, ठीक है। ये देखिए आपका उत्सर्जी तंत्र का चित्र, तो आपको ये चित्र बना देना है। क्वेश्चन रिपीट है, लेकिन हम साथ में लेकर आए हैं कि आप लोग देख लें कि रिपीट होते हैं। वायुमंडल जीवधारियों के लिए महत्वपूर्ण कैसे है, ये देख लेंगे। प्राकृतिक संपदा का अपव्यय मानव जाति के उत्तरजीविता के लिए खतरनाक है, कारण सहित स्पष्ट कीजिए। भाई क्या है, जिस वस्तु का उपयोग हम अपने लाभ के लिए कर सकते हैं उसे संपदा कहते हैं। जो संपदा प्राकृतिक रूप से उपलब्ध है उसे प्राकृतिक संपदा कहते हैं। जलवायु, मिट्टी। अब इसमें क्या कह रहे हैं कि प्राकृतिक संपदा का अपव्यय मानव जाति के लिए उत्तरजीविता के लिए खतरनाक है। तो प्राकृतिक संपदा हमारी पूंजी है जिसका लाभकारी कार्यों के लिए सुनियोजित ढंग से उपयोग होना चाहिए। इसके लिए हमें किसी देश या प्रदेश के संसाधनों की जानकारी होनी चाहिए या फिर ध्यान रखना चाहिए कि विभिन्न संसाधन पर स्वावलंबी तथा परस्पर प्रभाव उत्पादक होते हैं। अतः एक का नाश हो रहा है तो उसका कुप्रभाव पूरे आर्थिक चक्र पर पड़ता है। तो संसाधन का प्राकृतिक संपदा जीवित है, उसे अंधाधुंध समाप्त करना अदूरदर्शिता सीमित परिणाम वाली असंपदा कोयला पेट्रोलियम है। जैसे अगर कोई चीज़ हमें प्रकृति की तरफ से मिल रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि अरे वो तो हमें गॉड गिफ्टेड मिली है और हमको ज़िंदगी भर मिलती जाएगी, यानी हमारी जो ये पीढ़ी चल रही है ये वाली भी पीढ़ी इसका लाभ उठाएगी, आगे आने वाली भी पीढ़ी हमारा उसका लाभ उठाएगी, ऐसा नहीं है चीज़ नवीकरणीय हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर दुरुपयोग करेंगे तो उससे आपको परेशानी हो सकती है। तो इसीलिए तो कहते हैं बचा के रखना चाहिए, जल को बचाना चाहिए। हर एक वो चीज़ है, हर एक चीज़ को मतलब एक हिसाब से यूज़ करना चाहिए, कोई चीज़ बेहिसाब नहीं। कुछ लोग क्या करते हैं, दिखावा करते हैं कि हमारे ये चीज़ है तो उसको अनलिमिटेड हम यूज़ करेंगे। अनलिमिटेड आपके पास पैसा है, आप खरीद के ले आओगे, ठीक है, लेकिन समाज में आप क्या, समाज को क्या दे रहे हो, अपने आने वाली पीढ़ी को आप क्या दोगे, उसके लिए क्या बचा के रखोगे। पैसा आपके पास है, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप किसी चीज़ का दुरुपयोग नहीं कर सकते। लेकिन आज लोग दिखावे में जी रहे हैं, तो दिखावे में क्या करते हैं, वो दिखाते हैं कि हमारे पास पैसा है, हम अनलिमिटेड कुछ भी कर सकते हैं, वो चीज़ है। तो अपने लिए ही बुरा करते हैं, ऐसा नहीं है। संतृप्त तथा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में अंतर बताएं। मेथेन को मार्श गैस क्यों कहते हैं, तो ये भी आपका हो चुका है, आप लोग इसको देख लें। बच्चों में होने वाले डायबिटीज़ को क्या कहते हैं, इसके क्या लाभ है, सॉरी यहाँ पे लाभ नहीं होता है, डायबिटीज़ वाला थोड़ा सा लक्षण होता है, क्योंकि डायबिटीज़ होगा तो बच्चों को हो या बड़ों को हो तो खतरनाक तो है ही है। कोई भी बीमारी हो अच्छी नहीं होती है, बच्चों में भी ये बीमारी बहुत देखने को मिलती है। तो यहाँ पे समझ लेते हैं, टाइप 1 डायबिटीज़ में लिटस ज़्यादातर बच्चों में देखा जाता है। जो टाइप 1 डायबिटीज़ होती है ना, वो बच्चों में देखी जाती हैं, और यह तब होता है जब अग्नाशय उचित इंसुलिन का उत्पादन नहीं कर पाता है। सांख्यिकी अध्ययनों के अनुसार भारत में लगभग 97,000 बच्चों को टाइप 1 मधुमेह है, जो प्रति 1 लाख जनसंख्या पर 30 की व्यापकता दर है। उसके बाद लक्षण इसके क्या है, बार बार पेशाब आना टाइप 1 डायबिटीज़ का सबसे प्रमुख लक्षण है। अधिक प्यास लगना, थकान ज़्यादा लगना, बिस्तर गीला करना, ये सभी इसके सिम्टम्स हो जाते हैं। अजैविक या भौतिक पर्यावरण के घटक उदाहरण सहित बताएं। तो अजैविक, भौतिक, इसमें समझ लेते हैं। इसके अंतर्गत सामान्यतः स्थलमंडल, वायुमंडल, जलमंडल को सम्मिलित करते हैं। जैविक घटक इसके अंतर्गत पादप, मनुष्य समेत जंतु तथा सूक्ष्म जीव सम्मिलित होते हैं। ऊर्जा
संगठक सौर ऊर्जा एवं भूतापीय ऊर्जा को ऊर्जा संगठक के अंतर्गत सम्मिलित करते हैं। उदाहरण, पारिस्थितिकी तंत्र के निर्जीव घटकों को अजैव घटक कहते हैं, जैसे वायुमंडल में उपस्थित सभी गैसें, जल, मिट्टी, प्रकाश, वर्षा एवं पहाड़ आदि होते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब एवं आभासी प्रतिबिंब में अंतर बताएं, तो ये आप लोग देख लें, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है ना, आप इसको पढ़ लें। और बाकी यहाँ पे सेशन कंप्लीट होता है। फटाफट से देखिए, फर्स्ट रिवीजन था, लेकिन फिर भी जब 2016 से 2023 तक के सभी क्वेश्चन देखे जाएंगे तो थोड़ी तो क्लास लॉन्ग होगी ही, लेकिन उसको मद्देनज़र रखते हुए हमने किया, क्योंकि आपके पास टाइम कम है और काम है ज़्यादा। लेकिन फिर भी अगर आप ये क्लास देख लेंगे तो आप अच्छे से परफॉर्मेंस कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम विराम लगाते हैं और सेशन को कंप्लीट करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में अगले सब्जेक्ट को लेकर, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आप लोग हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और अच्छे से आप लोग पढ़ाई करते रहें, क्योंकि टाइम बिल्कुल भी नहीं बचा है। कल ही तो आपका एग्ज़ाम है, ठीक है, और कल तो आप लोगों का ये तो होना नहीं है, अगले दिन उसके होना है, ठीक है ना, एग्ज़ाम। तो आज आप लोग वही पढ़ाई करें जो कल एग्ज़ाम होगा। जैसे आपका समावेशी शिक्षा है वो आपका हो जाता है, तो उसको आप लोग ध्यान से पढ़ें, अच्छे से पढ़ें और अच्छा परफॉर्मेंस करें, ठीक है।